डन, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर कल के कुछ बचे हुए कंटेंट के साथ और आज की जोश और खरोश वाली पढ़ाई के साथ, कल हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट का एरिया स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि इसमें 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी मिक्सिंग है और एक फ्रेमवर्क है जो बैकएंड पे 315 बता रहा होता है। जब हमने देखा था 315 को तो उसने हमें बताया था कि एक एंटिटी के कंट्रोल्स को और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने इस नज़र से देखना है कि वहाँ पे एरर या फ्रॉड का क्या मार्जिन हो सकता है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आएंगे गोइंग कंसर्न के स्पेसिफिक एरिया की तरफ। गोइंग कंसर्न का रिस्क ज़्यादातर रिस्क असेसमेंट के साथ अलग से एड्रेस हो जाता है। कभी कभी ICAP इसके ऊपर इंडिपेंडेंट सवाल भी पूछ लेता है, इसका अपना एक फ्रेमवर्क है, बट काफ़ी दफ़ा रिस्क असेसमेंट के साथ इसकी मिक्सिंग होती है। और एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन जो ICAP की हमेशा है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर रिस्क असेसमेंट के सवाल में ज़बरदस्ती गोइंग कंसर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। गोइंग कंसर्न नहीं भी हो तो रिमोट अजम्पशन ले लेते हैं। अगर सवाल बताता है कि कंपनी की 20 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री का ऑपरेशंस 3 महीने बंद रहे, तो लोग इस इशू को पकड़ के गोइंग कंसर्न पे ले जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये 3 महीने बंद रहे तो क्यों बंद रहे, हो सकता है इसका मसला पूरे साल के ऊपर हो सकता है यही फैक्ट्री आपकी मेन फैक्ट्री हो, और अगर ये फैक्ट्री बंद रही तो फिर तो गोइंग कंसर्न हिट हो गई। तो वो इस चीज़ को काफ़ी माइंड करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा धक्के से गोइंग कंसर्न की तरफ चला जाता है। तो थोड़ा सा फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर देखें तो गोइंग कंसर्न का जो ताल्लुक है वो शुरू होता है कुछ रिस्क फैक्टर से। जब भी आप ऑडिट करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको एक एरिया मिले गोइंग कंसर्न का कि ये तुम सेल्स पे काम करो, तुम परचेज पे काम करो, तुम फलाना पे काम करो, और हाँ भाई मिस्टर सेमी सीनियर तुमने गोइंग कंसर्न पे काम करना है। गोइंग कंसर्न अलग से कोई एरिया नहीं है। इन एवरी एरिया जब आप ऑडिट कर रहे हैं आपने अलर्ट रहना है। अगर आपको कोई ऐसे फैक्टर्स नजर आते हैं जिससे आपको डाउट हो कि उनकी गोइंग कंसर्न हिट हो सकती है, तब आपका काम शुरू होता है। अदरवाइज गोइंग कंसर्न के ऊपर आपने अलग से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स नहीं लगाने, ये डाउट से शुरू होती है कहानी। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में जब हमने देखा था एंटिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उस दौरान हमने अलर्ट रहना है कुछ इस तरह के फैक्टर्स को देख के जिससे हमें लगे कि गोइंग कंसर्न हिट हो सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है वो इवेंट्स या कंडीशंस जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं एंटिटी की गोइंग कंसर्न एबिलिटी के ऊपर। स्टैंडर्ड ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर आपको कभी कभी फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बड़े मुश्किल में चले गए हैं, उनके लिए लोन्स की पेमेंट वापस करना मुश्किल हो गया है, उनकी फिक्स्ड टर्म बोरविंग मैच्योर हो गई हैं और उसके बाद जो है वो उनको कोई रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे आगे जाने के, शॉर्ट टर्म लोन से आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को ज़्यादा देर तक फाइनेंस नहीं कर सकते, फिर आपकी नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ जाती है, कई दफ़ा आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस आउट हो जाता है, नेगेटिव कैश फ्लोज आ जाते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो एडवर्स चीज़ें दिखाना शुरू कर देती हैं। मतलब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे ऐसी फील आती है कि गोइंग कंसर्न हिट हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है। गोइंग कंसर्न को समझना बड़ा ज़रूरी है। गोइंग कंसर्न फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी और बेसिस पे बनने चाहिए। अगर एक एंटिटी अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल या फॉरसीएबल फ्यूचर तक जिंदा है, कम से कम अगले 12 महीने जिंदा है, तो वो फाइनेंशियल्स बनाएगी नॉर्मल तरीके से। और वो एंटिटी जिसका पता हो कि 7 महीने बाद बंद हो जाएगी, ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म पे ले आएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को चेंज कर देंगे। ऐसे में उनके रिसीवेबल्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जो बंद होने वाले हैं। इसी तरह से उनके एसेट्स जो बुक वैल्यूज़ पे हैं वो शायद रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे आ जाएंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह पे आ जाएंगे। तो अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मतलब है उसके अकाउंट्स की शक्ल ही बदलने वाली है। तो दिस इज़ अ बेसिक अजम्पशन कि आपने अकाउंट्स बनाते हुए ये देखना होता है कि क्या हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है। अगर हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो अकाउंट्स नॉर्मल तरीके से बनेंगे, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम किसी और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चले जाएंगे जिससे हम अकाउंट्स को आज की वैल्यू पे ले आएंगे। तो ऑडिटर का मेन कंसर्न ये है कि अगर उसे कोई ऐसा फैक्टर नजर आए तो फौरन से मैनेजमेंट के पास जाए और उन्हें कहे देखिए जी कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जिससे मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद आपकी गोइंग कंसर्न हिट हो जाए। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स की कुछ एग्जांपल दिए हैं, स्टैंडर्ड ने कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स की एग्जांपल दिए हैं। कई दफ़ा उनका कोई फैक्ट्री कोई बड़ा यूनिट बंद हो गया, उनकी मेजर यूनिट्स जो बन रहे थे जिस रॉ मटेरियल से बन रहे थे उसकी सप्लाई आना बंद हो गई, उनके कुछ की रिसोर्सेज छोड़ के चले गए। मैं टिपिकली एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक हॉस्पिटल में 5 में से 4 डॉक्टर्स छोड़ के चले जाएँ जो मेन डॉक्टर्स हों, तो शायद वो हॉस्पिटल के ऊपर गोइंग कंसर्न के मसले आना शुरू हो जाएंगे। कई दफ़ा किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर 2-3 उनके इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या इस तरह के लोग अगर चले जाए तो आपके लिए कई दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन को डील करना। तो फाइनेंशियल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे या कभी कभी कुछ अदर डिफ़िकल्टीज आती हैं। कंपनी के बारे में मीडिया में नेगेटिव कंपेन्स चलना शुरू हो गई,
कोई ओवरऑल एनवायरनमेंट का कोई ऐसा लॉ आ गया जिस लॉ ने कंपनी को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, या कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली या किसी और वजह से ऑब्सलीट हो गई। तो कभी कभी कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कभी कभी कंपनी के ऑपरेशन में कुछ ऐसे इंडिकेटर, और कभी कभी कुछ अदर रीजंस ऐसी नज़र आती हैं। अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है सारी जगह? जी अब आ रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलें, अच्छा आपने आवाज़ उठा ली तो उससे आवाज़ आप तक पहुंच गई। अदर्स, ऑपरेशन और फाइनेंशियल, ये तीन तरह के फैक्टर। अब एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी आपको रिस्क असेसमेंट का सवाल नजर आया और कोई फैक्टर आपने देखा और आप फौरन से जज्बाती हो गए और आपने कहा गोइंग कंसर्न वाले पॉइंट्स तो मैं यहाँ ऐड कर ही दूँ, एहतियातन एक दफ़ा इस स्टैंडर्ड में आके एहतियातन इस लिस्ट को देख लीजिएगा। अगर किसी एक आध से क्लोजली रिजेंबल कर रहा हो तो आप बड़े फ़ख्र से लिख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ ISA 570 ने डिस्क्राइब की है एज एन ऑपरेटिंग फैक्टर या इंडिकेटर टूवर्ड्स गोइंग कंसर्न। चूँकि एग्जामिनर इस चीज़ को बहुत माइंड कर रहा है कि लोग धक्के से हर चीज़ को गोइंग कंसर्न पे ले जा रहे हैं, तो हो सकता है एक इशू जो गोइंग कंसर्न की तरफ जा रहा हो, कहीं आप डर के मारे गोइंग कंसर्न की तरफ ना लेके जाएं कि एग्जामिनर ने कमेंट्स ऐसे किए हैं। तो अगर आपको कहीं कोई अजीब सी ड्राउनी सी चीज़ लग रही है कि गोइंग कंसर्न हिट हो रहा है, ऑन सेफर साइड ये लिस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके करीब करीब कोई फैक्टर हो तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 570 ने हमें कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, ये जो गिवन सिचुएशन में एक इंडिकेटर है जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है टूवर्ड्स डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। तो स्टेप 1 है आपने डाउट ट्रेस करना है। अगर आपको कोई डाउट नजर आया है तो अब आप जाएंगे मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट से आप जाके कहेंगे भाई आप जरा अपनी असेसमेंट तो दिखाएं। गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना मैनेजमेंट के जिम्मे, ऑडिटर के जिम्मे नहीं है। बट अगर गोइंग कंसर्न पर डाउट आ गया तो आप मैनेजमेंट के पास जाके उनसे कहेंगे कि आपने कोई असेसमेंट परफॉर्म की है। अगर तो उन्होंने असेसमेंट परफॉर्म की है तो आपने जो 2-3 वेरिएबल्स आपको नजर आए कि यहाँ डाउट है गोइंग कंसर्न पे, आपने उनसे कहा ये आपके असेसमेंट में किस जगह है। मुझे डाउट है कि आप लोन वापस नहीं कर पा रहे, बताएं आप कैसे सर्वाइव करेंगे। मुझे डाउट है आपकी 4 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो जब आपको वो फैक्टर पता होंगे तो आप उनसे कहेंगे कि बताएं आप इसके बारे में क्या असेस करते हैं। तो उनकी असेसमेंट में देखें क्या उन्होंने भी वो इवेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और अगर उन्होंने भी आइडेंटिफाई किए हैं तो व्हाट आर देयर प्लान्स। और अगर उन्होंने कोई असेसमेंट परफॉर्म नहीं की तो फिर हम उनसे कहेंगे कि हाउ कैन यू से कि आप गोइंग कंसर्न है और कैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तरह बना रहे हैं। तो आपने असेसमेंट नहीं भी की तो मुझे असेसमेंट चाहिए, आप इसको असेस करें, मेरे पास कुछ शक हैं, मेरे इन शकों का जवाब चाहिए, मुझे लग रहा है कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है, या मुझे डाउट है कि गोइंग कंसर्न आपकी हिट हो सकती है, मुझे आपकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे आप फिर भी मुतमईन होकर कह रहे हैं आप गोइंग कंसर्न है। तो असेसमेंट मौजूद है तो उसको ऑडिट करना है, असेसमेंट नहीं मौजूद तो उनके पीछे पड़ जाना है और उन इवेंट्स और कंडीशंस का जिक्र करना है कि इनके बारे में फिर आप क्या कह रहे हैं। देन मैनेजमेंट आपको अपने कुछ रिस्पॉन्सेज देगी, मैनेजमेंट आपको कुछ प्लान्स बताएगी, मैनेजमेंट आपको अपनी असेसमेंट शेयर करेगी। अब मैनेजमेंट ने आपसे असेसमेंट शेयर की, फर्ज करें कि जी अगले 10 महीने हमारी वर्किंग कहती है हम गोइंग कंसर्न है, तो आप कहेंगे नहीं 10 महीने तो मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है, मेरा फ्रेमवर्क मुझे कहता है कि 12 महीने कम अज़ कम आपके सेफ होने चाहिए। तो उनकी असेसमेंट अगर कम है तो मैं उनसे कहूँगा आप अपनी असेसमेंट को एक्सटेंड करें। 12 महीने की उन्होंने असेसमेंट दे दी, इवन देन मैं ये देखूंगा कि 12 महीने के बाद भी जो फैक्टर्स वगैरह हैं वो ओवरऑल किस तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। ऑल दो गोइंग कंसर्न के लिए कम से कम अगले 12 महीने सेफ हों, लेकिन अगले 12 महीने से बियॉन्ड भी थोड़ा सा झांकने की कोशिश करनी है, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। शायद उसकी वजह से इन 12 महीनों के ऊपर भी आप थोड़ी सी बेहतर वर्किंग कर सके। तो होगा ये कि आप गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो मैनेजमेंट से कहेंगे मुझे अपनी असेसमेंट दिखाएं। जब वो अपनी असेसमेंट दिखाएंगे तो देखेंगे कि क्या उनकी असेसमेंट उतनी ही 12 महीने तक है, अगर कम है तो उनको एक्सटेंड करवा के वहाँ तक लेके चलेंगे, और उस असेसमेंट से बियॉन्ड भी थोड़ी सी झांकने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या मामला है। असेसमेंट उन्होंने दे दी, अब अगला स्टेप ये है कि वो आपको प्लान देंगे, वो आपको बताएंगे कि देखें जी हम लोन वापस कर नहीं पा रहे, कोई मसला नहीं, हम इक्विटी रेस करेंगे, पैसे आएंगे, लोन वापस करेंगे और कंपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगी। या उन्होंने कहा 4 डॉक्टर गए हैं, कोई बात नहीं, 5 डॉक्टरों से हमारी बात चल रही है, 3 ने तो ओके कर दी और 2 ओके करने ही वाले हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ प्लान्स देंगे, कुछ आउटकम्स देंगे, बताएंगे कि हम गोइंग कंसर्न वाले मसले से बाहर कैसे निकलें। तो उनका वो प्लान पकड़ना और उस प्लान को ऑडिट करना है, देखें कि जो वो कह रहे हैं वो करने की पोजीशन में है या नहीं। भाई उन्होंने कह दिया 3 डॉक्टर से हमारी बात हो चुकी है, ओके, आप उनके एग्रीमेंट दिखा दें। 2 से बात चल रही है, ओके, हमें करस्पॉन्डेंसेस दिखा दें। हम शेयर्स इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस की क्या वर्किंग आपने की है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, कौन सा कंसल्टेंट हायर किया है, किस तरह से जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो डाउट मुझे रेज हुआ था, जब तक इस डाउट के ऊपर मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलेगा मैं मैनेजमेंट के पीछे पड़ा रहूंगा। फिर हो सकता है वो बताएंगे जी हमारे पास इतने पैसे इस वक्त आ जाएंगे, फिर हम यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे। वो हो सकता है आपको अपने कैश फ्लोज बताएं,
हो सकता है अपने वो प्रोस्पेक्ट्स आपसे शेयर करें, तो आपने उन सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों को देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि क्या आप उनकी गोइंग कंसर्न पे मुतमईन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इसमें अलग अलग तरह के आउटकम हो सकते हैं। इस वक्त हम जिक्र करेंगे नेगेटिव आउटकम्स की तरफ, या थोड़े बहुत परेशान करने वाले। एक आउटकम ये है कि आपने कहा आप गोइंग कंसर्न नहीं हो, बहुत अच्छे लोग थे, वो मान गए, उन्होंने कहा वाकई आप सही कह रहे हैं, हम गोइंग कंसर्न नहीं है। जब वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए, अकाउंट्स किसी और बेसिस पे लेके जाए। अगर वो वाकई अकाउंट्स किसी और बेसिस पे ले जाए और लिख दें कि वाकई हम गोइंग कंसर्न नहीं, ये अकाउंट गोइंग कंसर्न पे नहीं बने, तो ऑडिटर मुतमईन हो जाएगा क्योंकि यूजर्स तक अब सही इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब वो रिपोर्ट खराब नहीं करेगा, लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जरूर डाल देगा उस पैरा पे जो बता रहा होगा कि ये अकाउंट्स गोइंग कंसर्न पे नहीं बने। उसके अलावा क्या आउटकम आ सकते हैं, आपने अगेन कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर हमने बात की थी कि अगर वो फोरकास्ट वगैरह आपको दें, अगर आपको अपनी वर्किंग दें, तो आप उस वर्किंग के ऊपर चेक करेंगे, ये देखेंगे कि उनके प्लान्स और वो सारी चीज़ें आपको कामयाब लग रही हैं या नहीं लग रही, जो जजमेंट्स हैं, जो उनकी इंटेंशंस हैं, वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन सारे स्टेप्स के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि या तो उनकी गोइंग कंसर्न ठीक है या उनकी गोइंग कंसर्न गलत है। गलत है और वो मान जाए, ये बात हमने डिस्कस कर ली। गलत है और वो नहीं माने, ये थोड़ी सी परेशानी की बात है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है। आपने जो आपको डाउट था, आपने उस फैक्टर पे काम किया, आपने इनसे देखा, इनके प्लान देखे, वो प्लान आपको बेकार लगा, और उसका प्लान देखने के बाद आप इस यकीन पे पहुंच गए कि इनकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन मुनासिब नहीं है। तो जब गोइंग कंसर्न की अजम्पशन मुनासिब नहीं है तो फंडामेंटल डिस्क्लोजर है, और आपको याद होगा फंडामेंटल डिस्क्लोजर का मसला हमेशा परवेसिव होता है। तो अगर परवेसिव लेवल का मसला आ गया है तो फिर क्या होगा, मेटीरियल में स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल में झूठ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में लिखा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, जबकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है। तो परवेसिव लेवल की जब मेटीरियल में स्टेटमेंट आ गई है तो हम एडवर्स रिपोर्ट इशू कर देंगे, हम कहेंगे आप गोइंग कंसर्न नहीं है। आउटकम नंबर 2 पे चलते हैं। हो सकता है आप कहें कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, आपने उनकी चीज़ों पे वर्किंग की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे कहा कि कुछ कैश फ्लोज होंगे, कुछ और प्रोसीजर्स होंगे, एक एंटिटी पे एक लीगल केस भी हुआ हुआ है, एक फैक्ट्री का मसला भी चल रहा है, कुछ और मसला भी चल रहा है, आपने सारी वर्किंग देखी, जो बाकी 2 मसले थे वो रिजॉल्व हो गए, लीगल केस रिजॉल्व नहीं हुआ। मगर लीगल केस का जब एडवाइजर से पूछा तो उसने कहा जी हमारी फेवर में भी आ सकता है, हमारी अगेंस्ट भी आ सकता है। अब अगर इनकी फेवर में आ गया तो गोइंग कंसर्न ओके है, और इनके अगेंस्ट आ गया तो शायद गोइंग कंसर्न के ऊपर मेटीरियल लेवल के कंसर्न रेज हो जाए। तो इसका मतलब वो जो मैं डाउट था गोइंग कंसर्न का वो तो रिजॉल्व हो गया, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, मैं इनकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे मुतमईन हूँ, लेकिन एक अनसर्टेनिटी स्टिल मौजूद है। अगर वो अनसर्टेनिटी एग्जीक्यूट हो गई तो शायद गोइंग कंसर्न आउट हो जाए, और अगर ना एग्जीक्यूट हुई तो शायद सब सही हो। तो अगर गोइंग कंसर्न ओके है और स्टिल एक अनसर्टेनिटी मौजूद है तो फिर मैं मैनेजमेंट से कहूँगा भाई IAS 37 के मुताबिक आप उसको बड़े वाज़े तरीके से डिस्क्लोज करो, और अगर वो मेरी बात मान जाएं तो फिर तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं उनकी रिपोर्ट ख़राब करूँ। तो ऐसे में स्टैंडर्ड ने हमें एक एरिया बताया है, उनका अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है मगर एक अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको ओके लग रही है लेकिन एक डाउट है, और वो डाउट इसलिए नहीं है कि वो डाउट है, वो इसलिए डाउट है कि उसका आउटकम अभी क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने देखा इनकी फैक्ट्री तबाह हो गई, मुझे डाउट हुआ कि शायद गोइंग कंसर्न ना हिट हो जाए। मैंने देखा इनके ऊपर लीगल केस चल रहा है, लेकिन लीगल केस इनकी फेवर में भी आ सकता है और अगेंस्ट भी, फैक्ट्री तो तबाह होना बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है। तो अगर मुझे समझ आ गया कि इन्होंने अपने मामलात सुलझा लिए हैं लेकिन अभी भी मेटीरियल अनसर्टेनिटी है, तो मेरी फरमाइश है कि उसको डिस्क्लोज करें। अगर वो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दें तो मैं अपनी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर गोइंग कंसर्न वाला पैरा ऐड कर दूंगा। इसकी वर्डिंग बिल्कुल एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की तरह होती है। आप कहते हैं वी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स नोट नंबर फलाना, जहां फलाना अनसर्टेनिटी का जिक्र है। स्टैंडर्ड ने एक्सप्रेसली हमें कहा है कि यहाँ आपने 570 वाला नोट डालना है। मैं आपको याद कराऊंगा कि जब 705 और 706 पढ़ रहे थे तो 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखा था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सब्सटीट्यूट नहीं है फलाना इशू का, फलाना इशू का और गोइंग कंसर्न वाले इशू का। तो अगर सब कुछ ओके है बट एक अनसर्टेनिटी जो कि प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी है, आपको उसके ऊपर डाउट है, तो आप साफ रिपोर्ट के अंदर गोइंग कंसर्न का एक पैरा ऐड कर सकते हैं जिसमें आप कहेंगे कि हम आपकी तवज्जो इस इशू की तरफ करा रहे हैं जिसमें अभी डाउट है, ये अनसर्टेन इशू है, तो काइंडली इसे देख लें ताकि यूजर्स डिसीजन लेने से पहले देख लें कि वो अनसर्टेनिटी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है और कंपनी के क्या हालात हुआ क्या आते हैं। एक दूसरा आउटकम भी हो सकता है, आपने उनसे कहा अनसर्टेनिटी है डिस्क्लोज कर दो, वो नहीं माने आपकी बात।
अब वो जो लीगल केस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो परवेसिव लेवल का भी हो सकता है, मेटीरियल लेवल का भी हो सकता है। तो इसका मतलब है वो डिस्क्लोजर जो आप उन्हें कह रहे हैं वो मेटीरियल डिस्क्लोजर भी हो सकता है, परवेसिव भी। तो अगर उन्होंने वो मेटीरियल या परवेसिव डिस्क्लोजर आपके कहने के बावजूद भी डिस्क्लोज नहीं किया तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन की तरफ जा सकते हैं। ये एक और आउटकम, यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट तरह की आउटकम्स आ रही हैं। गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं थी, आपने कहा अकाउंट दूसरी तरह से बनाओ, उन्होंने बना ली दूसरी तरह से, ओके। साफ रिपोर्ट, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, उस बेसिस पे जिस पे अकाउंट्स बने हैं। गोइंग कंसर्न आपके मुताबिक ठीक नहीं है, एडवर्स रिपोर्ट। गोइंग कंसर्न ठीक है मगर एक डाउट है अनसर्टेनिटी की वजह से, और अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी है, आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ नहीं क्लासीफाई कर सकते। भाई अगर आप कहते हैं कि जी अनसर्टेनिटी है, मुझे लग रहा है आपकी गोइंग कंसर्न आउट है, तो वो कहेंगे इतना तो केस करने वाले को यकीन नहीं हो रहा कि हमारी गोइंग कंसर्न आउट हो रही है जितना हमारे ऑडिटर को फील होना शुरू हो गया। जो अनसर्टेनिटी वो अनसर्टेनिटी है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनके कंट्रोल में भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर एग्जीक्यूट हो गई तो दुनिया मेरे से कहेगी कि तुम्हें नहीं पता था इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी। तो वो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि उसके लिए एक सेपरेट पैरा है गोइंग कंसर्न वाला। तो वो जो गोइंग कंसर्न हमने रिपोर्ट के फॉर्मेट में देखा था, साफ रिपोर्ट के फॉर्मेट में, वो सिर्फ एक वाहिद सिनेरियो में वो पैराग्राफ डलेगा जब इस तरह का इशू आए। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, अनसर्टेनिटी थी, डिस्क्लोज का कहा, नहीं किया तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी। अनसर्टेनिटी मेटीरियल थी या परवेसिव थी, उसके हिसाब से क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन आ जाएगी। चौथा सिनेरियो, आपने जब उन्हें कहा सर अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट देना, मैंने देखना है कि आपकी गोइंग कंसर्न वैलिड लग रही है या नहीं लग रही, उन्होंने कहा वो तो हमारे पास असेसमेंट कोई नहीं है। अगर वो आपको असेसमेंट प्रोवाइड ही ना करें तो आप वेरीफाई किस चीज़ को करेंगे? तो जब उन्होंने असेसमेंट आपको नहीं दी, आपने कहा क्यों असेसमेंट नहीं दे रहे, उन्होंने कहा जी वो एक दराज में हम रख के भूल गए, वो दराज पता नहीं कौन सी थी, इतनी सारी दराजें थी ऑफिस में, पता नहीं ऑफिस भी कौन सा था। ऑब्वियसली अगर आपको गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं दे रहे तो ये कहना कि इनकी गोइंग कंसर्न आउट हो गई है, वेरीफाई हो चुका है, या इनकी असेसमेंट गलत है, ये तो मुनासिब नहीं है। अगर मुझे असेसमेंट मिली ही नहीं तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, जब नहीं मिला तो मैं डिस्क्लेमर की तरफ जा सकता हूँ। और अगर मुझे असेसमेंट दें और कहें 10-1 महीने की ये चल जाएगी, मैं कहूँगा नहीं मुझे तो 12 महीने की, और जी वो ऊपर के 2 महीने ज़रा बहुत मुश्किल है, वर्किंग करनी पड़ेगी, आप 10 महीने की असेसमेंट ले लें। मैं कहूँगा अच्छा चलो ठीक है, 2-1 महीने मेरी नज़र में मटेरियल तो है, फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट भी बर्दाश्त कर लेना, फाइनेंशियल सही है सिवाय उस 1-2 महीने की असेसमेंट के जो ये मुझे नहीं प्रोवाइड कर सके। अगेन अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट प्रोवाइड ना करें या उसको एक्सटेंड ना करें तो आप डिपेंडिंग अपॉन परवेसिवनेस उसके ऊपर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, यानी कि ये इनएबिलिटी वाला सिनेरियो बन जाएगा। इन दो में से किसी किस्म की ओपिनियन दे सकते हैं। तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न के सिनेरियो में रिपोर्ट में बहुत सारी तरह के आउटकम है। अब गोइंग कंसर्न का सवाल 700 सीरीज के साथ भी मिक्स होकर आ सकता है कि किसी एक सिनेरियो में एक इशू रेज करें और कहें बताओ ऑडिटर क्या एक्शंस लेगा और रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये सारी कहानी वैलिड है। दूसरा ये रिस्क असेसमेंट के सवाल के साथ मिक्स होकर आ सकता है कि सिचुएशन में से कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जो आपको खतरनाकी की तरफ इशारा कर रही हो, और जब आप देखें और उसके ऊपर वर्किंग करें तो आपसे पूछा जाए बताओ ऑडिटर के को क्या रिस्क लग रहा है और उसके क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, तो भी स्टैंडर्ड का जो पीछे वाला पोर्शन है वहां तक आपका आंसर बनता है। और गोइंग कंसर्न का स्टैंड अलोन सवाल भी आ सकता है। उन्होंने 3-4 दफ़ा ऐसा भी किया है कि एक प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट करके का ये सिचुएशन बताओ ऑडिटर क्या करेगा, तो तकरीबन पूरा ही स्टैंडर्ड उन्होंने हमसे रेप्लिकेट करवाया हुआ है। गोइंग कंसर्न के इन इश्यूज़ के अंदर दोस्त शावेद गवर्नेंस को आपने हमेशा इन्वॉल्व करना है। जब भी आपको कोई ऐसे इवेंट्स या कंडीशन नजर आए जो गोइंग कंसर्न को हिट करते लग रहे हैं, आपने दोस्त शावेद गवर्नेंस को कहना है कि जी ये इश्यूज़ हैं, आपकी मैनेजमेंट ताउन नहीं कर रही, आपकी मैनेजमेंट हमें असेसमेंट नहीं दे रही, या उनकी जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेसिस है वो मुनासिब नहीं है। रिपोर्ट ख़राब करने से पहले दोस्त शावेद गवर्नेंस को ज़रूर इन्वॉल्व करें कि कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स पर मेरा ये कंसर्न है, मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्स है, ताकि उनको भी पता हो कि इदारे में क्या चल रहा है और वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। स्टैंडर्ड को एक और डर भी लगा, उन्होंने कहा कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल में एक सिग्निफिकेंट डिले आ जाता है। एंड ऑफ ऑडिट पे आप खड़े हैं, आप उनसे कह रहे हैं ज़रा जल्दी से साइन करके अकाउंट्स दे दें और ये लिख के दे दें ये अकाउंट्स आपकी जिम्मेदारी है और जो लिख रहे हैं वो आप ओन कर रहे हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा डिले नज़र आ रहा हो, तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा डिले नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल पे विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, तो गौर से देखें, थोड़ी सी वर्किंग करें। हो सकता है गोइंग कंसर्न डाउट पे हो और मैनेजमेंट वाले जिम्मेदारी ना ले रहे हो जब तक कि वो खुद क्लियर ना हो जाए कि वी आर गोइंग कंसर्न और नॉट। तो अगर सिग्निफिकेंट डिले अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स में है तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रह के इन चीज़ों को देखना है और अकॉर्डिंगली फिर गोइंग कंसर्न के इशू के ऊपर वर्किंग करनी है। स्टैंडर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कई जगह पे काम आ सकता है। स्टैंड अलोन भी इंपॉर्टेंट है 700 सीरीज़ के मुताबिक भी, और 315 के अंदर
हर दूसरे तीसरे सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ सकती, या हर सवाल के हर इशू में ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये याद रखना है, एग्जामिनर ने बहुत माइंड किया इस बात को कि स्टूडेंट्स छोटी से छोटी बात उठा के अचानक से गोइंग कंसर्न की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आपको पेपर में कोई चीज़ गोइंग कंसर्न की तरफ लग रही है और आपको ये जुमला भी याद आ रहा है कि एग्जामिनर माइंड करता है, तो ऑन सेफर साइड इन फैक्टर्स के साथ आके रिलेट कर लें। अगर किसी से रिलेट हो रहा है तो एक्सप्रेसली बता दें कि 570 ने कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, ये इंडिकेटर वन ऑफ द फाइनेंशियल इंडिकेटर है। कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, कंक्लूसिव एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी हो सकता है, बट अगेन पेपर लेवल पे अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से किसी ना किसी के साथ उसको वो मैच कर जाएगा। इन्होंने काफ़ी ग्लोबल से पॉइंट्स बताए हैं। ये हमारा गुज़िश्ता कल वाला टारगेट था जो कि हमारा मिस हो गया था एक्सेसिव सवालों की वजह से, और सवाल तो हमने आज आखिरी सेशन पे रखे ही हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। 240 फ्रॉड से रिलेटेड थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बाकी एरियाज़ को कंप्रेस करके हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें रिस्क असेसमेंट के सवाल को आंसर करने के ऊपर कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प हो सकती है। तो हमने देखा ओवरऑल रिस्क कैसे मिलेगा, एंटिटी को समझें, उसकी नेचर को समझें, उसकी ट्रांजैक्शंस को समझें, उसके ऑपरेशंस को समझें, उसके माहौल को समझें, उसके कंट्रोल्स को समझें। टिपिकली एक सवाल में से 3-4 रिस्क शायद आपको उस फ्रेमवर्क की मदद से आराम से मिल जाए। फिर एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है कि आपने एक अकाउंटेंट की नज़र से देखना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो फ्रॉड की तरफ इंडिकेशन कर रहे होते हैं। फ्रॉड अगेन एक इंटेंशनल एक्ट है। मैनेजमेंट, दोषावत गवर्नेंस, एम्प्लॉयज़ किसी भी तरफ से एक जानबूझ के की गई ऐसी हरकत जिससे नुकसान हो सकता है या जिसका मकसद जो है वो धोखा देना है। फ्रॉड तो बहुत सारी तरह के हैं, मैंने उन फ्रॉड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगेन ऑडिटर का स्कोप ये नहीं है कि उसने आके फ्रॉड पकड़ना है। फ्रॉड डिटेक्ट करना और फ्रॉडिये को सज़ा देना है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? इस चीज़ के ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल करे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तब देते हैं जब उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट तब नहीं होती जब एरर और फ्रॉड ना हो। तो इसका मतलब अगर फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड कैन कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मगर सारे फ्रॉड मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज नहीं करते। कुछ ऐसे भी फ्रॉड होते हैं जिसमें एम्प्लॉय लेवल पे फ्रॉड हुआ होता है, किसी एक एम्प्लॉय ने दूसरे से कोई फ्रॉड किया है। कोई ऐसा फ्रॉड भी होता है जिसमें कोई और चीज़ इस तरह की लिख के धोखा दिया होता है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं होता। ऑडिटर एंटिटी में मौजूद हर फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं टिपिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें एक एम्प्लॉय ने बड़ी मजे की प्रेजेंटेशन बनाई कि मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा और मुझे प्रमोशन मिलेगी, और दूसरे एम्प्लॉय ने उसकी प्रेजेंटेशन चोरी कर ली और उसने बॉस को दिखा के प्रमोशन ले ली। ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं है इस फ्रॉड से। हाँ, किसी ने फ्रॉड किया, इन्वेंट्री खा गया, किसी ने कंपनी के सेल्स ऑर्डर के दरमियान में से कोई अपना बेनिफिट निकाल लिया, किसी ने कंपनी के अकाउंट्स में हेर फेर कर दी, ये वो फ्रॉड है जो कि अकाउंट्स को हिट कर रहे हैं। तो ऑडिटर हर फ्रॉड के पीछे नहीं जाता, वो अकाउंट्स को हिट करने वाले फ्रॉड के पीछे जाता है। जैसे गोइंग कंसर्न कुछ रिस्क फैक्टर्स से स्टार्ट हुआ था, इसी तरह से फ्रॉड भी कुछ रिस्क फैक्टर्स से स्टार्ट हो रहा है। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हुए सेल्स के एरिया पे काम होता है, परचेज, अलग अलग एरियाज पे काम होता है, बट ऐसा नहीं होता कि एक एरिया हो जिसका नाम हो फ्रॉड और हम कहें हाँ भाई टीम में से फलाना बंदे तुमने फ्रॉड के एरिया पे काम करना है। बाकी चीज़ों को ऑडिट करते हुए 315 के मुताबिक एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, कंट्रोल्स को समझते हुए, सिस्टम को समझते हुए आपको कभी कभी कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं जिससे आपको लगता है कि यहाँ शायद फ्रॉड हुआ होगा। क्योंकि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है, एरर नहीं है। एरर होता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। एरर हो, ट्रायल टैली नहीं होगा, एरर हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई एंट्री आउट हो गई होगी, मगर जिसने फ्रॉड किया होगा उसने एंट्रियाँ भी टैली की होंगी। ऐसे में मतलब मुझे बड़ा मज़ेदार सा लगता है, आईफेक ने बहुत अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए फ्रॉड करने वाले के लिए। उन्होंने कहा फ्रॉड करने वाला सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ करके फ्रॉड छुपाता है। मतलब बड़ा मोदबर उनको जो है ना, उन्होंने कहा कि फ्रॉड करने वाला तो बड़ा कमाल आदमी है, बहुत ही सोफिस्टिकेशन से वो फ्रॉड को छुपाता है। तो बताने ही चाह रहे हैं कि फ्रॉड चूंकि जान के छुपा दिया जाता है तो इसको पकड़ना मुश्किल है। एरर छुपाने की कोशिश किसी ने की नहीं होती क्योंकि एरर हो गया होता है, तो उसके ट्रेसेस भी मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें रिकनसाइल हो जाती हैं। फ्रॉड के ऊपर बात करते हैं। जब आपने फ्रॉड को पकड़ना है तो फ्रॉड को पकड़ने के लिए आपको फ्रॉडिये चाहिए। अगर फ्रॉडिये पकड़े गए तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। फर्स्ट करें एक फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड के पीछे जाने का एक तरीका तो ये है कि आप बहुत ही डिटेल से प्रोसीजर लगाना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप देखें कि ये फ्रॉड फ़ायदा कैसे दे रहा है। फिर ये देखें ये फ्रॉड किन लोगों की मौजूदगी में हुआ है। ये देखिए इस फ्रॉड के पीछे रीज़न क्या है, कौन सा ताला खुला हुआ था, वो ताला किसके कंट्रोल में था, क्यों खुला हुआ था।
मतलब अगर कहीं फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड किसी वजह से हुआ है, फ्रॉड की वजह मिल जाए तो फ्रॉड भी मिल जाएगा। तो होता ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हम अलर्ट रहते हैं। स्टैंडर्ड ने 3 बेसिक रीजंस बताई हैं, 3 बेसिक फैक्टर्स बताए हैं जो फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं। नंबर 1, लोगों की एटीट्यूड या रैशनल्स। कुछ लोगों की आदत होती है वो फ्रॉड करते हैं, कुछ लोगों के बिहेवियर्स ऐसे होते हैं वो नोइंगली एंड विलिंगली फ्रॉड करते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं, जान के कंपनी के रिसोर्सेज को पर्सनल इस्तेमाल में लेके जाते हैं और शायद उनको इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। तो कभी कभी एंटिटी के लोगों के एटीट्यूड और रैशनल समझना बड़ा ज़रूरी है, उनके बिहेवियर समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो बड़े कैजुअली इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसमें फ्रॉड हो रहा है तो इसका मतलब है वो आदतन फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ्रॉड होने के पीछे एक रीज़न होती है कि इंसानी फ्रॉड यह होता है, उसने फ्रॉड कर जाना होता है। तो किसी भी एंटिटी में अगर कहीं फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले ढूंढा जाता है मशकूक लोगों को। जब भी कहीं कोई चोरी होती है पुलिस 4-5 लोगों को तो लाजमी पकड़ के जाती है जिन पे हर दफ़ा ही शक जाता है कि ये तो मशकूक लोगों की डेफिनेशन में आते हैं। तो फ्रॉड के पीछे वन ऑफ द रूट कॉज कैन बी वो एटीट्यूड या रैशनल जिसकी वजह से फ्रॉड होता है। तो अक्सर लोग फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे एटीट्यूड, ऐसे करैक्टर्स, ऐसी अप्रोचेस को खास ध्यान में देना होता है। अगर आप एक एंटिटी में गए हैं और एंटिटी में आप फर्ज करें आप उनके साथ ऑडिट में डीलिंग कर रहे हैं और आपने उन्हें कहा कि ये डाटा मुझे यूएसबी में चाहिए, उन्होंने कहा डाटा बहुत ज़्यादा है, बड़ी यूएसबी दो। आपने कहा जी वो बड़ी यूएसबी तो मेरे पास नहीं, उन्होंने कहा है आप रिक्विजिशन डाल दें, मसला कोई नहीं। हमें तो जब भी कोई मसला होता है, हमारा तो कंप्यूटर सही भी चल रहा होता है, मसला कोई नहीं, हम नए कंप्यूटर की रिक्विजिशन डाल देते हैं, नया कंप्यूटर आता है, पुराने कंप्यूटर को डिस्कार्ड कर देते हैं। आपको तो पता है बाद में फिर घर ही ले जाते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर से नज़र आ रहा है कि उनकी सरिश्त में फ्रॉड है, वो नियतन फ्रॉड करते हैं, आदतन फ्रॉड करते हैं, तो इससे यू शुड रिमेन अलर्ट उन लोगों से कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रॉड के पीछे एक रीज़न होती है कि फ्रॉड करने वाला कई दफ़ा फ्रॉड को फ्रॉड नहीं मानता। कई दफ़ा आप एंटिटी के रिसोर्सेज को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा क्लाइंट्स के प्रिंटर से फोटोकॉपी कराते हैं अपने नोट्स, पास पेपर्स और इस तरह की चीज़ें, और आपको बुरा नहीं लगता। जिस दिन ये बुरा लगना बंद हो जाता है ना, उस दिन फ्रॉड शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोग मेरे से नज़रें चुराना क्यों शुरू हो गए? मैं तो जस्ट एक रैंडमली एक बात कर रहा था। तो ऑब्वियसली आपको जब वो बुरा नहीं लग रहा ना, तो यही होता है, जो जिसका जितना हाथ पड़ता है वो उस लेवल पे उतना खेल रहा होता है। तो एंटिटी में आके ये देखें कि वहाँ लोगों के रैशनल्स क्या हैं। लोगों को अगर ये चीज़ कैजुअल लगती है कि एंटिटी के एसेट्स इस्तेमाल कर लो, इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा लो थोड़ी सी, चलो अपने घर चली जाएगी, एक्स्ट्रा आवर्स क्लेम कर देना, बिला वजह ओवर टाइम क्लेम कर देना, लोगों की आदत बन गई होती है कई दफ़ा। तो ऐसे एटीट्यूड्स आपको फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं। तो एक तो आपने अलर्ट रहना है ऐसे एटीट्यूड्स की तरफ कि कौन कौन से लोग हैं, उनके किस तरह के एटीट्यूड्स हैं, प्लस जो इंसान एक दफ़ा फ्रॉड की आदत पड़ गई होती है उसे चांसेस हैं कि वो फ्रॉड को ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेगा। तो एंटिटी में आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब ले रहे होते हैं ना, तो उसमें आप उनसे ये ज़रूर लिखवाते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन कौन से फ्रॉड आपको पता लगे हैं, और फिर हमें वो भी बताएं कि जहाँ जहाँ आप सस्पेक्ट करते हैं कि फ्रॉड हुआ होगा, तो जो उनके सस्पेक्ट्स हैं मैंने उन पर ज़रा खास ध्यान दे रहा है। सेकेंड रीज़न फ्रॉड की परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। जिस जिस जगह अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मशहूर कोटेशन है, शरीफ हुआ है जिसे मौका नहीं मिला। तो जिसको मौका मिलेगा तो शरीफ तरीन आदमी भी फ्रॉड करेगा। ये तो फ्रॉड इसलिए कर रहा था कि बंदा ही ख़राब था, ये इसलिए फ्रॉड कर रहा है कि बंदा ख़राब नहीं है, लेकिन मुसलसल ज़माना उसे कह रहे हैं यार क्यों नहीं कर रहे फ्रॉड, क्यों नहीं कर रहे, देखो ये एसेट पड़ा हुआ है, उठा लो, नहीं पता लगेगा किसी को। तो जितने वीक कंट्रोल्स होंगे ना उतनी फ्रॉड की अपॉर्चुनिटी। तो अब अगेन सवाल अगर आपको पेपर में दिया हुआ और आपको कहीं वीक कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं तो आप दोनों तरफ चले जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ एरर्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा वीक कंट्रोल्स होने की वजह से देयर इज़ अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे फ्रॉड होगा। तो जितना ज़्यादा कंट्रोल वीकनेसेस है, डेफिशिएंसीज हैं, उतना ज़्यादा फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑडिटर वुड रिमेन मोर अलर्ट ऑन दोज एरियाज जहाँ उसके कंट्रोल्स ने उसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वीकनेस आइडेंटिफाई करके दी है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो वहाँ लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन फ्रॉड को ज़रूर जहन में रखेगा। तीसरी रीज़न फ्रॉड की, कई दफ़ा लोगों के पास फ्रॉड करने का इंसेंटिव होता है, कई दफ़ा फ्रॉड करने से उन्हें फ़ायदा होता है। कल हम बात कर रहे थे कि ये देखें कि लोगों को बोनस किस वजह से मिलता है, जो ज़्यादा सेल करता है, और अकाउंट्स जिन लोगों के पास हैं जब वो सेल्स अच्छी शो करते हैं तो उनको अच्छे बोनस मिलते हैं, तो उनके पास एक इंसेंटिव है फ्रॉड करने का, उनको फ़ायदा हो रहा है फ्रॉड करने से। और कभी कभी कुछ लोग ऐसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं कि दे आर अंडर प्रेशर कि वो फ्रॉड करें।
तो एंटिटी में जब भी आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आए, ऐसे स्ट्रेस नज़र आए, ऐसे हालात नज़र आए, इस किस्म के चांसेस नज़र आए, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, इस किस्म की एटीट्यूड, जब इनमें से कोई भी चीज़ नज़र आए तो देयर आर चांसेस के फ्रॉड हो सकते हैं। अगेन फ्रॉड रिस्क फैक्टर के ऊपर स्टैंडर्ड के एंड पे बड़ा लंबा चौड़ा सा लेक्चर है जिसमें उन्होंने कोई 70-80 से ज़्यादा फ्रॉड करने के तरीके सिखाए हैं। अगेन मतलब वो फ्रॉडिये को पकड़ने के लिए आपको फ्रॉडिये वाला माइंड चाहिए, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स बताए कि इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह के प्रेशर को आपने ध्यान में रखना है कि ये फ्रॉड की तरफ जा सकता है। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पेपर में जाने से पहले वो एनेक्जर पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा उस एनेक्जर को बार बार पढ़ें या उसके ऊपर बहुत अकीदा रखें या यकीन मतलब ईमान ले आएँ, उसको एक दफ़ा कम से कम पढ़ के समझ ज़रूर लें। उससे आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉडन होगा और एक नॉर्मल सिचुएशन में 315 की शायद किसी फैक्टर से आप फ्रॉड की तरफ चीज़ों को पिक कर सकें। तो फ्रॉड के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ता है और उसके लिए खुद फ्रॉडी वाला माइंड चाहिए। अब ज़ाहिर है आप उतने बुरे तो है नहीं, तो वो जो फ्रेमवर्क जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी खासी एग्जांपल्स दी हुई होंगी जिसको पढ़ के आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा कि दीज आर द थिंग्स जिनको सोचा जा सकता है कि हाँ ये फ्रॉड की तरफ जा रही है। तो ये 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं और 2 तरह के फ्रॉड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम 2 तरह के फ्रॉड पे बाद में डिस्कस करते हैं। तो जिस मैं एनेक्जर का जिक्र कर रहा हूँ उसमें ये 3 तरह के फैक्टर्स उन 2 तरह के फ्रॉड्स में यूँ समझें कि 6 कैटेगरीज बन गई। कैटेगरी 1 फ्रॉड, इन 3 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैटेगरी 2 तो एक दफ़ा आपने उसे बार बार नहीं देखना, ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, बट वंस उसे पढ़ ज़रूर लेना है ताकि आपका माइंड उस लेवल पे मैच्योर हो जाए कि आप उस चीज़ को उस तरह से तैयार कर सकें। हम एक स्टेप आगे जाते हैं। फ्रॉड 2 तरह के हैं, एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग असल में फ्रॉड नहीं है लेकिन यूज़र्स के साथ फ्रॉड है। यहाँ कुछ चोरी नहीं हुआ, यहाँ कोई पैसे आगे पीछे नहीं हुए हैं, मगर अकाउंट्स के साथ गड़बड़ हुई है, अकाउंट्स में हेर फेर हुई है। वही बात है, सेल्स ज़्यादा दिखाने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने पैसे चोरी किए हैं। सेल्स ज़्यादा दिखाने का मतलब है आपने अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट्स वगैरह में कोई गड़बड़ की है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर विंडो ड्रेस किया है, उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे की हैं, कुछ रसीदों को आगे पीछे गलत टाइमिंग से रिकॉर्ड किया है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है जान के, तो ये सब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉमनली वहाँ होती है जहाँ मैनेजमेंट अपने ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स को यूज़ कर रही हो, जहाँ मैनेजमेंट को ईयर एंड के बाद बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की इजाज़त हो, जहाँ मैनेजमेंट अपनी ही एंट्रियों को बगैर किसी अप्रूवल के अपडेट करने की पोजीशन में हो, यानी कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट का जोर ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट को ज़्यादा एक्सेस मिली हुई होगी कंट्रोल्स के ऊपर, वहाँ वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर ऐसे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे सके। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो वो है मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स। एसेट्स में कोई हेर फेर, एसेट्स चोरी कर लेना, कंपनी के पैसे कुछ अरसे तक अपनी जेब में रखना, बाद में इस्तेमाल कर लेना, कंपनी के एसेट्स को मिसयूज़ कर लेना, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंपनी की ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो माल आए बाहर बाहर गायब कर देना, मुख्तलिफ तरह की इस तरह की चीज़ें सेट कर लेना जिसमें कंपनी के एसेट्स के साथ आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एसेट्स में गड़बड़ करते हैं तो उस एसेट्स की गड़बड़ छुपाने के लिए आपको अकाउंट्स में भी गड़बड़ करनी पड़ती है। तो अक्सर मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स के पीछे ऑटोमेटिकली एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है। तो जिस एनेक्जर का मैं आपसे जिक्र कर रहा था उसमें फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स, उन तीनों तरह के फैक्टर्स के अगेंस्ट कौन कौन सी तरह से हो सकती है या उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड ने एक बहुत लंबी चौड़ी सी एग्जांपल्स की लिस्ट दी हुई है। एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको इन सारे फैक्टर्स और इन दोनों तरह के फ्रॉड्स के ऊपर एक अच्छी ग्रिप डेवलप हो जाती है। देन आप किसी बड़े सिनेरियो में से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये क्या है और किस तरह से होगा। फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये बात हमने पहले कर ली है कि ये मैनेजमेंट है जिसकी मेन जिम्मेदारी है फ्रॉड की। ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉड पकड़ना नहीं है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है देखिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट आ जाएगी अगर फ्रॉड होगा। तो अगर फ्रॉड है और उसकी वजह से मटेरियल में स्टेटमेंट है देन ऑडिटर्स कंसर्न। लेकिन अगर ऑडिटर की नॉलेज में कोई फ्रॉड नहीं है तो वो सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर ने 100% फ्रॉड आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई तो नहीं करने लेकिन जो मिल जाए उसे छोड़ना भी नहीं है, फिर उसके पीछे जाना और उसकी एडजस्टमेंट कराने की कोशिश करनी है। फ्रॉड में मशहूर ज़माना प्रोसीजर ऑडिटर की इंक्वायरी, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा, दो शावत गवर्नेंस से इंक्वायर करेगा। जब आप बहुत सारे लोगों से बार बार सवाल पूछते हैं और एक ही तरह के सवाल अलग अलग लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट के पूछते हैं जिनमें से कुछ की आपस में दोस्ती होती है और कुछ की आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश भी होता है, तो खुद ही से ऑडिटर को हिंट्स मिल जाते हैं। कई दफ़ा दो बंदे जिनमें से एक ने फ्रॉड किया और दूसरे को हमेशा जलसी होती है कि उसने फ्रॉड किया और मैं क्यों नहीं कर सका,
तो ऑडिटर जब थोड़ा सा इंक्वायर करता है, जब उसको किसी जगह पे डाउट क्रिएट होता है ना कि ये सिचुएशन है, यहाँ तो कंट्रोल बहुत लूज है, ओहो कंट्रोल बहुत लूज है, शायद फ्रॉड हुआ हो, तो फिर वो थोड़ा सा जाके लोगों को उकसाता है, उनसे अजीब अजीब से सवाल पूछता है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, उनसे अपने अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में भी थोड़ा सा फीडबैक लेता है। क्यों बताते होंगे लोग अपने डिपार्टमेंट के बारे में? क्यों मैनेजमेंट वाले ऑडिटर को फैसिलिटेट करेंगे इन इंक्वायरीज में? उनको तो नहीं करना चाहिए, ऑडिटर तो बड़ा सियाना आदमी है, तो गलवा लेगा बड़ा कुछ। जी उन्होंने प्रेमाइज, उन्होंने तो वादा किया हुआ है, उन्होंने ये वादा तो नहीं किया कि हम मतलब हर बेमानी भी जो जहन में चल रही होगी वो भी बताएंगे। उन्होंने वादा किया हम ऑडिटर को हर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जिसके जहन में फ्रॉड है वो वादा का भी याद रखेगा। तो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करना तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऑडिटर को वैसे रिस्पॉन्ड करना जैसे वो चाह रहा है वो तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑडिटर भी बड़ा सियाना है, ऑडिटर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अलग अलग तरह के लोगों से ये चीज़ सामने रखता है। कॉमनली ऑडिटर का प्रोसीजर ये है कि जिस जगह उसे शक हो फ्रॉड का, तो टीम में से सीनियर या थोड़ा सा मतलब तेज टाइप का बंदा जो है ना, क्लाइंट के किसी सीनियर आदमी के पास चला जाता है और उसके साथ बैठ के जो है ना इनफॉर्मल गुफ्तगू शुरू कर देता है, और सुनाए आप कब से कंपनी में हैं और ये वो भी फिर रिलैक्स हो जाता है कि चलो ऑडिटर ने पहली दफ़ा आके थोड़ा सा ऑफिशियल सेट की भी बात की, मैं तो पिछले 27 साल से यहाँ पे हूँ और इस तरह से। फिर एक जुमला कह दिया कि मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट में आपके अलावा कोई प्रॉपर काम नहीं करता, आपसे हमेशा इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल जाती है। मुझे लग रहा है कि बाकी लोग जो है ना ये बस सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, मुझे तो लगता है शायद 3-4 बंदों का काम तो आप अकेले ही कर लेते हैं। आपसे देखें ना हमेशा इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिलती है, आप हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, और आप जब आओ काम कर रहे होते हैं बाकी किसी के पास जाओ वो सॉलिटेयर खेल रहा होता है, किसी के पास जाओ तो वो मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहा होता है। अजीब लोग हैं इदारे के। तो ऐसे में वो जो सीनियर आदमी है वो थोड़ा सा अब खुल जाएगा, अब उसको होगा कि इस बंदे ने जो है ना वो दिल के तार छेड़ दिए हैं। हर अच्छा आदमी बुरों को देख के थोड़ा सा अजियत में होता है, और हर कम बुरा आदमी ज़्यादा बुरों को देख के अजियत में होता है कि वो कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो चाहे वो शरीफ आदमी की डेफिनेशन में या कम बुरे आदमी की डेफिनेशन में, वो उस वक्त इनफॉर्मल माहौल में आपसे वो खुल के बातें करेगा जो शायद वो किसी और के सामने ना करता। इससे इन्फॉर्मेशन ली, आधी कच्ची पक्की बात पकाई और पहुंच गए दूसरे डिपार्टमेंट के ऐसे बंदे पे जिस पे एलिगेशन लगता लग रहा है। उसको जाके कहा कि मैंने तो उड़ती उड़ती सुनी है, बल्कि वो फलाना साहब भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि वो तो मुझे पता है, मैं बताऊं उसके बारे में, ये मसला ये मसला ये मसला। तो थोड़ा सा सियासी होना पड़ता है। ये जो इंक्वायरीज है ना, अगर आप देखेंगे तो फ्रॉड में सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर है मेन वो इंक्वायरी है। क्रॉस इंक्वायरीज करनी है, अलग अलग लोगों से पूछनी है। जहाँ आपको डाउट है ना, उस एक ही एविडेंस को 4 अलग अलग लोगों से एक ही सवाल पूछें, अगर उनके जवाब आपस में मैच नहीं कर रहे तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि पीछे कोई फ्रॉड हुआ है। तो ऑडिटर का बड़ा मशहूर प्रोसीजर होता है, यहाँ पे फ्रॉड कर रहा होता है अंदर के लोगों से, बाहर के लोगों से, अलग अलग अथॉरिटी के लेवल के लोगों से, जिससे वो जब उन सारी चीज़ों को corroborate करता है तो उसको फ्रॉड के करीब पहुँचने में ज़रा थोड़ी आसानी होती है। ऑडिटर मैनेजमेंट से स्पेसिफिक इंक्वायरीज भी कर रहा होता है, कई दफ़ा तो जनरल इंक्वायरीज कर रहा है, कई दफ़ा स्पेसिफिकली सर ये इवेंट है बताएं आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है, और कभी कभी वो जनरल इंक्वायरीज की तरफ भी जा रहा होता है। दोस्त शाविद गवर्नेंस के पास भी आप इश्यूज लेके जाते हैं कि जी ये इंटरनल कंट्रोल मैंने वीकनेस देखी, आप बताएं आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और इसके बारे में फलाना जगह इंटरनल ऑडिटर ने जब खबर दी थी तो उसको ठीक क्यों नहीं किया गया था, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे में दोस्त शाविद गवर्नेंस से वो स्पेसिफिक इंक्वायरी करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शायद दोस्त शाविद गवर्नेंस भी साथ मिले हुए हैं, या शायद वो चाहते हैं लेकिन नीचे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको वो काम करने नहीं दे रहे। तो ऐसे में ऑडिटर ने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और वो जो जासूस वाला फील है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए कि आपको, अब अगेन फ्रॉड पकड़ना हमारे जिम्मे नहीं है, लेकिन चूंकि फ्रॉड से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुतासर होने का खदशा है, और अब हमें चूंकि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स नज़र आ गए हैं, रिस्क फैक्टर्स नहीं थे तो मैं काम नहीं कर रहा था, अब रिस्क फैक्टर्स हैं तो अब मैंने एक दफ़ा तसल्ली करनी है कि ये वहम था या वाकई फ्रॉड हुआ है। तो आप फ्रॉड के पीछे मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर लगा रहे होते हैं। रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो आपको पता है, जैसे 315 ने बताई थी, 550 में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 240 में भी लिखा हुआ है कि वही क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के प्रोसेस में आपको इनके बारे में बड़ा कुछ पता लगा है, इनकी इंटेग्रिटी, ये उसमें से कई दफ़ा फ्रॉड का रिस्क नज़र आ जाता है। इसी एंटिटी की को और एंगेजमेंट की है तो जैसे मैंने कहा उनका एटीट्यूड पता लग जाता है, उनकी अप्रोच पता लग जाती है, वो चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। पिछले ऑडिट से इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती हैं, पिछले ऑडिट्स में जो गड़बड़ें थी, पिछले ऑडिट में जिन एरियाज़ के ऊपर डिबेट होती रही, एंगेजमेंट टीम की आपस की डिस्कशन, वही बात है, सीनियर लेवल पे लोगों ने नीचे के लोगों को बताया, आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग, किसी को अपने एरिया में कोई मशकूक सी चीज़ नजर आई उसने फ़ौरन से साथ वाले बंदे को बताया। जब ये आपस में बैठ के एक दूसरे से क्रॉस कोरबोरेट करेंगे तो पीछे मौजूद फ्रॉड्स के करीब करीब पहुँच सकेंगे।
कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में ऑडिटर जो है वो फ्रॉड की मौजूदगी की वजह से अपनी असाइनमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसे नज़र आ रहा होता है कि किस किस के ऊपर बात करूं, किस किस पे इल्ज़ाम लगाऊं। ये तो सारे के सारे शहर जो है वो क्या, वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो जब सारे ही मतलब सब के सब मिले हुए हैं, या जब एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस लेवल की सिचुएशन है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, दो चार गवर्नेंस इन्वॉल्व है, या आप सोच रहे हैं कि मैं इन पे इल्ज़ाम लगाऊं, मेरा झगड़ा हो जाए, सारा कुछ है, उससे बेहतर है मैं ये ऑडिट ही छोड़ के चला जाऊँ। तो अगर आपको ये मुनासिब लगे तो आप मैनेजमेंट और दोस्त शाविद गवर्नेंस के मुनासिब लेवल्स पे उसको डिस्कस करके इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप छोड़ के भी जा सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देख सकते हैं। अब सवाल ये कि इस तरह के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कब होंगे, जब एंटिटी प्रॉपर एक्शन ना ले, आप उन्हें फ्रॉड बताएं वो उस पर एक्शन ना लें, मैनेजमेंट को बताएं एक्शन ना लें, सीनियर मैनेजर को बताएं वो भी एक्शन ना लें, दोस्त शाविद गवर्नेंस को बताएं वो कहें सर बच्चे हैं जाने दें, मतलब छोटे से अपनी एम्प्लॉयज़ हैं, आप छोड़ें, आप ऑडिटर दिल बड़ा करें। तो आपको गेम समझ आ जाती है कि ये लोग भी बीच में शामिल हैं, या पता नहीं शामिल हैं या नहीं है, लेकिन शायद इल्ज़ाम लगाने से ज़्यादा आसान है विड्रॉ करना। तो एक्सेप्शनल केसेस में आप विड्रॉ कर लेते हैं, और ना से विड्रॉ कर लेते हैं बल्कि आप ये देख लेते हैं कि किसी लॉ और रेगुलेशन की तरफ से आपको किसी अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ या रेगुलेशन भी हुई है फिर तो आप पे वाजिब हो जाएगा। अब तो बहुत फोकस हो रहा है दुनिया में नॉकुलर रिक्वायरमेंट्स पे, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इवन जो कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ है वो भी नॉन कंप्लायंस विद कोड लॉज एंड रेगुलेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वजह से हुआ है। तो पुराने ज़माने में लॉ कंप्लाई ना करता हो क्लाइंट तो हम थोड़ा सा मुंह मोड़ लेते थे, हम कहते थे जो अकाउंट से रिलेटेड है बस उसी पे ध्यान देंगे। बट अब अगर क्लाइंट कंप्लायंस नहीं कर रहा और हमें पता लगा है तो उसको सपोर्ट करना अनएथिकल है, या तो हम उसके खिलाफ शिकायत लगाएंगे, नहीं तो कम से कम लोएस्ट दर्जा ये है कि हम विड्रॉ कर जाए, हम उन लोगों को सपोर्ट ना करें। देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इस एरिया पे आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे लेनी है कि क्या उन्होंने आपको तमाम फ्रॉड आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो अगेन उन्होंने आपको सारे के सारे फ्रॉड आइडेंटिफाई कर दिए हैं, सारे के सारे जो सस्पेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि फ्रॉड हुआ होगा, अगर उन्होंने वो आपको आइडेंटिफाई कर दिए हैं तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस इशू के ऊपर ऑडिटर लेता है। स्टैंडर्ड ने एक्सप्रेसली कहा है कि यहाँ पे दिस इज़ गुड कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से जहाँ जहाँ उनको रिस्क लग रहा है और जो जो एक्चुअल सस्पेक्टेड या एलिज फ्रॉड हैं उसका वो आपसे तस्करा करें। मैनेजमेंट और दोस्त शाविद गवर्नेंस से आप हमेशा डिस्कशन करते हैं फ्रॉड की कि ये फ्रॉड है, ये मेरे सामने आया है। मैनेजमेंट की टॉप लेयर, उसके बाद फिर दोस्त शाविद गवर्नेंस, और उन सबको बताएंगे कि ये डेफिशिएंसीज हैं, ये इश्यूज़ हैं, इस तरह के मामला आता है। फ्रॉड के ऊपर आप कुछ और मैटर्स ज़रूर बताते हैं। आप मैनेजमेंट की जो असेसमेंट है किसी भी केस में कंट्रोल्स के ऊपर या किसी जगह पे आपको लग रहा है कि यहाँ वीकनेस है, फ्रॉड हो सकता है, मैनेजमेंट से पूछते हैं वो कहते हैं नहीं ये इतनी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है। दिस इज़ गुड कि आप दोस्त शाविद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करें कि मैं कुछ ऐसे कंट्रोल वीकनेसेस जानता हूँ जहाँ फ्रॉड हो सकता है, बट आपकी मैनेजमेंट के मुताबिक वो इतनी वीक नहीं है, तो काइंडली आप उन कंट्रोल्स के ऊपर ध्यान दें, आप अपने ओवरसाइट को थोड़ा सा बेहतर कर लें, आप अपनी कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तो आप मैनेजमेंट और दोस्त शाविद गवर्नेंस से डिफरेंट तरह की डिस्कशंस करते हैं फ्रॉड की कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो जो फ्रॉड मिल गया आपने मैनेजमेंट दोस्त शाविद गवर्नेंस से डिस्कस करके पूरी कोशिश करनी है कि वो फ्रॉड को एडजस्ट कर दें, यानी कि फ्रॉड से रिलेटेड जो लॉस है उसको रिकग्नाइज कर दें। फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो पिक्चर चेंज हो गई थी उसको दोबारा से उस ओरिजिनल हालत में ले आएं जिस ओरिजिनल हालत में उसे आना चाहिए। कभी कभी ऑडिटर को चाहिए कि वो लीगल एडवाइस लेके ये भी पता कर ले, फ़र्ज़ करें आप छोड़ के जा रहे हैं, आपने कहा जी मैं ऑडिट छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे तो मसला है, एक दफ़ा लीगल एडवाइस भी ले ले कि इस तरह का फ्रॉड ऐसा तो नहीं है जिसमें मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है। जैसे हो सकता है आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग देखी, अब मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज़ है जो बताना आपके ऊपर वाजिब होगा, लेकिन ये हमें कौन बताएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग बताना ज़रूरी है या नहीं है? लीगल एडवाइज़र। तो ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है और लीगल एडवाइस की बेस पे डिसाइड कर सकता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो कुछ सिनेरियो में लॉ शायद ऑडिटर से रिक्वायर करे कि वो दोस्त शाविद गवर्नेंस के साथ साथ अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करे। तो चाहे आपने फ्रॉड पकड़ा और दोस्त शाविद गवर्नेंस को बताया, विड्रॉ किया या नहीं किया, लीगल कंप्लायंस भी एक दफ़ा चेक कर लें, अगर खुद चेक कर सकते हैं, अदरवाइज लीगल एडवाइस ले लेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस तरह का फ्रॉड जो है वो अथॉरिटीज़ को बताना वाजिब है या नहीं, चाहे वो मांगे या ना मांगे। अगर बताना ज़रूरी है तो फिर हम अथॉरिटीज़ को भी बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता है कि वही जब भी आपको डिफरेंट तरह की डिस्कशन से फैक्टर सामने आए, आपने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किए और उनके ऊपर आपने कुछ प्रोसीजर्स लगाए, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में इन सारी चीज़ों को ध्यान से लिख रहे होते हैं। तो फ्रॉड का स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे तो फ्रॉड के स्टैंडर्ड में तकरीबन आधा एरिया 315 से उठाया हुआ है, क्योंकि वही 315 के स्टेप्स हैं, वही रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट है, वही जो अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर काम किया है। बट
ओवरऑल एक अप्रोच, एक मैप पता होना चाहिए कि कहानी डाउट से शुरू होती है और डाउट के पीछे 3 फैक्टर्स हैं और 2 तरह के फ्रॉड्स हैं, फिर ऑडिटर के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। बाकी चीज़ें 315 से रेप्लिकेट होती हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें और जो फ्लो है स्टैंडर्ड का, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि आज वक्त कम और मुकाबला थोड़ा सख्त है। 520 की बात करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा है। ऑडिटर को अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करना है, अपने एनालिसिस करने वाली स्किल्स को यूज़ करना है और देखना है कि फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डाटा और कभी कभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान एक खास रिलेशन होता है। आप उस रिलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। कई दफ़ा सेल्स और कॉस्ट के दरमियान एक खास रिश्ता होता है, कई दफ़ा डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स के दरमियान एक लिंक होता है, कई दफ़ा इंटरेस्ट इनकम और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन के अंदर या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के आपस में एक लिंक है। तो होता ये है कि ऑडिटर 6 तरह के जो प्रोसीजर्स लगाता है वो तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चले जाते हैं, यानी कि इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो जो 7 में से 6 हैं वो तो डिटेल में आप जाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं जो आपको ओवरऑल लेवल पे मोटी मोटी सी एश्योरेंस दे रहे होते हैं, जिसमें आप चीज़ों को मैथमेटिकली देख रहे होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके कंपैरिजंस। तो आप रिलेटेड आइटम्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और कई दफ़ा चीज़ों का आपस में लिंक एक्सप्लॉइट करके किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान एक प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कई दफ़ा कुछ चीज़ें वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन पता है और आपको ये पता है कि कितने अरसे तक लोन का बैलेंस स्टेबल रहा और आपको इंटरेस्ट का रेट भी पता है, तो आप थोड़ा सा खुद भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होना चाहिए। अगर आपको ऑन एवरेज जो है पता है कि पर मंथ इतनी प्रोडक्शन हुई है और आप उस प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देख सकते हैं कि पर मंथ एक प्रोडक्शन के ऊपर इतना खर्चा होता है, तो आप पूरे साल के खर्चे को एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं। आपको अगर नॉन करंट एसेट्स में इजाफे का पता लग जाए तो आप कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के इजाफे को थोड़ा सा जज कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम इनके फाइनेंशियल्स उठाएं और इनसे पूछें, हम इनके फाइनेंशियल्स का डाटा उठाएं, अपनी एक प्रोजेक्शन दें और उसके साथ उनको मैच करके देखें कि क्या उनके वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या जो मैं प्रोसीजर लगा रहा हूँ वो इस चीज़ पे सूटेबल भी है या नहीं। क्या किसी चीज़ में मैथमेटिकल रिलेशन है? भाई डेप्रिसिएशन का नॉन करंट एसेट से ताल्लुक है, लेकिन मार्केटिंग का नॉन करंट एसेट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मार्केटिंग का सेलिंग एक्सपेंस से थोड़ा सा ताल्लुक बन सकता है, सेल्स का सेलिंग एक्सपेंसेस से थोड़ा सा ताल्लुक बन सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का सेलिंग एक्सपेंसेस से शायद ताल्लुक नहीं बने। तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि ये नहीं है कि हर चीज़ में मैथ नज़र आई तो आपने रेशो निकालनी शुरू कर दी और आपने कह दिया जी पिछले साल तो एसेट्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस की रेशो थी 13%, इस दफ़ा भी 13% होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन पिछली दफ़ा सेलिंग एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस का अगर आपस में एक लिंक था, या पिछली दफ़ा नॉन करंट एसेट्स और डेप्रिसिएशन का एक खास लिंक था, तो इस दफ़ा भी उस तरह का लिंक होना चाहिए। जीपी अगर लास्ट टाइम 13% था और वही इंडस्ट्री और उसी तरह के हालात हैं, तो इस दफ़ा भी 13% के आसपास होना चाहिए। तो अगेन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि क्या सूटेबल भी है, क्या कोई मैथमेटिकल रिलेशन भी है उन चीज़ों के दरमियान जिनको आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आपने वो डाटा जिससे आपने वर्किंग डेवलप करनी है, वो जो मैंने कहा था ना हम प्रोजेक्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। जिस डाटा की बेस पे आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हैं, पहले देख लें वो डाटा कितना एक्यूरेट है। वो लोन का क्लोजिंग बैलेंस, वो इंटरेस्ट रेट, अगर वो एक्यूरेट है तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन भी बेहतर होगी, और अगर वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बनेगी। अब अगर मुझे पता है कि जीपी रेशो इनका पिछली दफ़ा 13% था और इस दफ़ा मैं सेल्स के साथ जीपी रेशो को मल्टीप्लाई करके खास रिजल्ट तक पहुँच रहा हूँ, तो क्या सेल्स मैंने सही उठाई है? अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से पेरोल एक्सपेंस के लिंक को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सही उठाए हैं? क्या मैंने उनकी एवरेज सैलरी सही उठाई है? तो जितना अच्छा आपका सोर्स डाटा होगा, जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, जितना इन्फॉर्मेशन में कंपेरेबिलिटी होगी, उतना ही आपके लिए एनालिसिस करना आसान होगा। देन एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, उस एक्सपेक्टेशन को आपने मैच करना है रिकॉर्डेड अमाउंट से। अब मेरी एक्सपेक्टेशन का मतलब है मेरा अंदाज़ा। मैंने कहा अब सेल्स इतनी है, जीपी रेशो लास्ट टाइम इतना था, अब इतना होना चाहिए। लास्ट टाइम छोड़े, इंडस्ट्री का इतना था तो इतना होना चाहिए। ये जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्या ये बहुत एक्यूरेट अंदाज़ा है? नहीं। लेकिन ये जो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस का हिसाब लगाया कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन इतना है, पूरे साल में कोई चेंज नहीं आया और इंटरेस्ट का रेट है 11%, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये तो बहुत एक्यूरेटली कर रहा हूँ।
और जो मैं जीपी के मोटे मोटे रेशो से अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो शायद इतना एक्यूरेट नहीं है। तो सवाल ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी प्रिसाइज होगी। जवाब ये है कि आपका सोर्स डाटा कितना प्रिसाइज है, आपको डाटा कौन सा मिला है, चीज़ों में मैथमेटिकल रिलेशन कितना है, और क्या आपको चीज़ें डिसएग्रीगेटेड मिली हैं या बहुत एग्रीगेटेड मिली हैं। अगर आपको छोटे छोटे यूनिट लेवल पे चीज़ें पता हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है, और अगर आपको ग्रुप हुआ हुआ डाटा मिला है तो शायद आपके लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी ओवर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको 10 ब्रांचेस की इकट्ठी पिछले साल की सेल और इस साल की सेल मिले तो शायद उसको कंपेयर करना इतना आसान ना हो जितना 10 अलग अलग ब्रांचेस के सेल को 10 अलग अलग ब्रांचेस के सेल से कंपेयर करके रिजल्ट निकालना है। तो जितना छोटे यूनिट्स में डाटा मिला हुआ होगा उतना आप अच्छी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेंगे, और जितना आपको ग्लोबल डाटा मिलेगा, जितना मोटा डाटा मिलेगा, उतना आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। मतलब 15 बैंकों से लोन लिया हुआ है, ऑन एवरेज क्लोजिंग बैलेंस इतना था, ऑन एवरेज ओपनिंग बैलेंस इतना था, और ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट इतना है। अब जो हिसाब लगाएंगे वो ज़रा ज़्यादा ब्रॉड होगा। और अगर आपको 15 के 15 बैंकों का अलग अलग डाटा मौजूद है, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग मौजूद है, और उनके रेट अलग अलग मौजूद है, अब जो एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे वो ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी सफिशिएंटली प्रिसाइज है मैं उतना ही ज़्यादा डिबेट करूँगा उनके उस चीज़ पे, और जितना मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा वेग है उतना ही मैं ज़्यादा डिफरेंस के ऊपर भी ओके। तो मेरी एक्सपेक्टेशन और उनके अकाउंट्स में दी गई अमाउंट यानी कि रिकॉर्डेड अमाउंट में कम डिफरेंस या ज़्यादा डिफरेंस किस पे बात करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी वर्किंग कितनी एक्यूरेट है। तो अगर मुझे एक चीज़ की वेरिएबल्स पता लग गए हैं कि इस कंपनी ने इस दफ़ा जो है वो 3 नई ब्रांचेस स्टार्ट की हैं और 3 नई ब्रांचेस ने 4-4 महीने ऑपरेशंस किए हैं, और पर मंथ ऑन एवरेज बिजली का खर्चा इतना होना चाहिए बेस्ड ऑन किसी और ब्रांच, तो आप एक रफ सा अंदाज़ा अगर लगा रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस ऑफ दोज ब्रांचेस इतना होना चाहिए। बात समझ आ रही है? एनालिटिकल प्रोसीजर और रिकैलकुलेशन में फ़र्क है। रिकैलकुलेशन है क्लाइंट आपको डाटा देता है, अपनी कैलकुलेशन देता है, आप उसी को दोबारा से कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट कैलकुलेशन हुई भी है या नहीं हुई भी। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप एक वर्किंग सोचते हैं, डेवलप करते हैं, आप एक जवाब बनाते हैं, उस अपने जहन में आए हुए जवाब को उनके जवाब से मैच करते हैं। तो 2 तरह के प्रोसीजर लगते हैं। कई दफ़ा आप रिलेटेड आइटम्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके कोई नई अमाउंट निकालना चाहते हैं, और कभी कभी आप रेशियो एनालिसिस के थ्रू जज करना चाहते हैं कि कुछ सही या गलत तो नहीं हो रहा। मसलन एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो कब कब इस्तेमाल होते हैं। अगर हमसे कोई पूछा एनालिटिकल प्रोसीजर, हम कहेंगे 3 जगह पे। नंबर 1 रिस्क असेसमेंट में, आप क्लाइंट के पास गए, आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, उन्होंने आपको दिया ट्रायल, आपने ट्रायल पकड़ा और ट्रायल के ऊपर ही थोड़ी सी वर्किंग करना शुरू कर दी कि इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, अगर इस दफ़ा सेल इतनी बड़ी है तो इस दफ़ा फलाना इतना बढ़ना चाहिए, अगर डेटर इतने बड़े हैं तो रिसीवेबल इतने बढ़ने चाहिए। वो मोटे मोटे अंदाजे लगा के और फिर देखा उन वैल्यूज़ को जिनका आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर वो डिफरेंट है तो उन एरियाज़ में चांसेस है कि शायद मुझे काम करना पड़े, तो आप रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑडिट करते हुए जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा रहे हो और आप वेरीफाई कर रहे हो कोई अमाउंट्स, तो आप उस टाइम पे भी ये मैथमेटिकल वर्किंग यूज़ करके अमाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मशहूर प्रोसीजर एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कि आप पिछले साल की एम्प्लॉय कॉस्ट पकड़ते हैं, उससे इस साल की एम्प्लॉय कॉस्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को प्लस माइनस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी होनी चाहिए, और उनके और आपके जवाब में डिफरेंस एक रीज़नेबल लेवल तक हो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़्यादा हो तो आप उनके पीछे पड़ते हैं कि जी आपके वर्किंग में मसला है। तीसरा, जब ओवरऑल कंक्लूजन देनी होती है तो उस टाइम पे भी जो है वो पार्टनर लेवल पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए जा रहे होते हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोसीजर हो जाते हैं और टीम मेंबर्स के लिए बड़े तकलीफदेह हो जाते हैं। एक बंदे ने सेल्स पे काम किया हुआ है, एक ने परचेजेस पे काम किया हुआ है, एक ने नॉन करंट एसेट्स पे काम किया हुआ है, एक ने किसी और एरिया पे काम किया हुआ है। पार्टनर बिल्कुल ही ऊपर से आता है, वो कहता है पिछले साल इक्विटी थी हमारी 600 मिलियन, इस दफ़ा 800 मिलियन कैसे हो गई। तो कोई बीच में एक बंदा बोलता है सर 150 मिलियन शेयर इशू हुए हैं और 50 मिलियन हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। कहता अच्छा 150 मिलियन शेयर इशू हुए, कैसे इशू हुए, किस तरीके से इशू हुए। अब टीम का एक मेंबर प्रोस्पेक्टस और इस तरह की चीज़ें निकाल के कह गए ये देखें जी 150 मिलियन ही इशू हुए। अच्छा 150 मिलियन इशू हुए, किस महीने में इशू हुए। उन्होंने कहा जी अप्रैल में। अच्छा बैंक वाले भाई ज़रा दिखाओ बैंक में अप्रैल में 150 मिलियन आया, और बैंक वाले ने सोचा ही नहीं होगा कि मतलब मेरे एरिया में अप्रैल में कुछ ऐसा था जो अचानक किसी इक्विटी में से कूद जाएगा। तो शायद अगर वो ज़्यादा सियाना होगा, उसने रीज़न फॉर वेरिएंस पे काम किया होगा, तो वो शायद वो बता देगा कि हाँ ठीक है जी 150 मिलियन यहाँ पार्क हुआ हुआ है। कहेगा अच्छा चलो 150 मिलियन अप्रैल में तो बढ़ा, लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक उसमें तो सिर्फ 10 मिलियन का फ़र्क है जी। अब अगेन कैश फ्लो में तो अगेन मैथमेटिकल आ रहा होगा ना, वो जाएगा अब एरिया के पीछे, वो ट्रेस करता जा रहा है। और सिर्फ कैश नहीं ना, अभी तो इसमें कुछ नॉन कैश भी, अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है।
तो उसने क्या किया, 10 मिलियन, उसने कहा ये 10 मिलियन का अगर बैंक बैलेंस बढ़ा है तो 140 मिलियन कहाँ गया। एक सेमी सीनियर डरते हुए कहा सर वो कोई 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनकी इस दफ़ा। देखा अच्छा इसका मतलब है कि जेब से भी कुछ लगाया। नहीं सर वो कुछ और इनकम्स भी हैं वो उसमें से निकाल के 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट का एरिया किसने किया, फलाना ने, दिखाओ ज़रा इन्वेस्टमेंट्स कहाँ इतने की बड़ी हुई हैं। उसने कहा ये देखें जी रीज़न फॉर वेरियंस इस दफ़ा इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स वो की। देखा अच्छा इन इन्वेस्टमेंट्स पे एवरेज रिटर्न क्या है। अब वो बच्चा कहेगा सर अलग अलग, नहीं अलग अलग छोड़ो, एवरेज बताओ, मोटा मोटा हिसाब बताओ तुम क्या कहते हो। अब वो बच्चा सोचेगा अच्छा 11 था कहीं 13 था। उसने कहा सर 12 एक लगा लें सेफर साइड। उसने कहा अच्छा पिछले साल इतनी इन्वेस्टमेंट थी उस पर इतना रिटर्न था इन्वेस्टमेंट इनकम, तो एक काम करते हैं जो ऊपर है उसके ऊपर एवरेज इतना रेट लगा के इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या इस दफ़ा के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के करीब करीब पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। अब जब नहीं पहुंचेगा तो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा भी परेशान, वो सारे। अब वो उसको रिकनसाइल कर रहे होंगे तो रिकनसाइल करते पता लगेगा नहीं ये तो नई इन्वेस्टमेंट थी ना, कुछ इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ भी हुई थी। अच्छा डिस्पोज ऑफ हुई थी तो फिर पैसे आए होंगे, किस महीने में हुई थी, उस महीने में पैसे नजर आने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हर बंदे ने अपना अपना एरिया तो काम किया है, लेकिन अब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं, अब आप मैथमेटिकली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह से हुआ है, और एक बंदे ने कहा लो सर मसला ही हल हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हुई थी डिस्पोज ऑफ भी हुई थी, जो पैसा आया था हमने पता है क्या किया था, हमने एक नई ब्रांच ओपन कर ली थी, उधर हमारा 100 मिलियन लग गया। मैं कहा नई ब्रांच ओपन हुई थी, चलो सब छोड़ो, डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंटली बढ़ी होगी। अगर एक नई ब्रांच ओपन हुई है 100 मिलियन की, ऑन एवरेज क्या रेट है जी डेप्रिसिएशन का। तो एक जूनियर ने कहा सर वो इस वक्त वो 10% या ऐसा। अच्छा तो डेप्रिसिएशन में कम से कम पिछले साल की निस्बत 10% तो इजाफा हुआ होगा। डेप्रिसिएशन वाले भाई दिखाओ, अब वो डेप्रिसिएशन शायद उतना ना हो। तो वो कहे नहीं सर ये जो ये वाली चीज़ है ये उस चीज़ की डेफिनेशन में आती है और इस पर वो वाला मेथड लगता है। अच्छा वर्किंग दिखा दो। कहने का मतलब ये है कि वो डेबिट्स क्रेडिट्स को ही ट्रेस करते करते एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हुए कि इतना अगर डेबिट पे आया तो क्रेडिट पे कहाँ गया, क्रेडिट पे इतना आया तो डेबिट पे कहाँ गया। तो ऐसे में जितनी भी सियाने मैनेजर हैं वो अपने टीम वालों को कहेंगे कि अगर पार्टनर के अताप से बचना है तो रीज़न फॉर वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक एरिया तो अलग अलग चल रहा है। वो चलेगा पिछले साल से डिफरेंसेस को लेके कि पिछले साल से इस साल ये चीज़ें चेंज हुई हैं, क्यों चेंज हुई हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर वो रीज़न आपने डॉक्यूमेंट कर ली, पिछला साल ऑडिट हुआ है तो उसका कंसर्न ही है कि इस दफ़ा क्या क्या नई चेंजेस आई हैं और उनके ऊपर एश्योरेंस डेवलप करना है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर एंड पे फाइनल कंक्लूजन देते हुए आपने जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स वगैरह का ऑडिट कर लिया तो फाइनल कंक्लूजन देते हुए भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर कभी कभी पेपर में हमसे भी एक्सपेक्टेड होते हैं, या कभी कभी रेशियो एनालिसिस टाइप का एनालिटिकल प्रोसीजर हमसे एक्सपेक्टेड होता है। रिजल्ट्स को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे जी इतने डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये अमाउंट होनी चाहिए, आपके मुताबिक इस तरह से है तो इसको ज़रा देखें इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। अब ऐसे में टिपिकली पेपर में एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग से भी सवाल आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिस्क असेसमेंट के सवाल के साथ ये मिक्स होकर आता है। कॉमनली हर 3 में से एक अटैम्प्ट ऐसी ज़रूर होती है जिसमें रिस्क असेसमेंट के सवाल के बीच में आपको एक टेबल सा नज़र आ जाता है। आपको क्या नज़र आता है, आपको ज़्यादातर 2 ईयर्स का आपस में 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ होता है और यहाँ पे कुछ खास तरह के एरियाज़ दिए हुए होते हैं। हो सकता है आपको बैलेंस शीट टाइप की पूरी चीज़ दे दी जाए, हो सकता है कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ दिए जाएँ और यहाँ पे कुछ इस तरह। हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी पेपर में इस तरह की चीज़ आए तो आपने इसमें एक तीसरा और एक चौथा कॉलम ज़रूर ऐड कर लेना है। तीसरा कॉलम शुड बी द डिफरेंसेस पिछले साल से इस साल के दरमियान, वो आप यहाँ पे मेंशन करें, और चौथे में आप परसेंटेजेस निकाल लें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इस दफ़ा सेल्स कितनी बढ़ी है, इस दफ़ा फ़लाना चीज़ कितने % बढ़ी है, फ़लाना चीज़ कितने % बढ़ी है। तो कई दफ़ा आप जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपको कुछ मशकूक सी लगती है, उसी सवाल में नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जब आप उस पर वर्किंग करते हैं तो आपको इतने सारे अजीब अजीब से रिस्क नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा रिस्क असेसमेंट का सवाल है, ऊपर 2 लाइनें दी हुई हैं, एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और 20 नंबर का सवाल है, और स्टूडेंट अपने बाल नोच रहे होते हैं एग्जाम हॉल में बैठे हुए कि मतलब इस एक पैरा में से क्या निकलेगा, उस पैरा में से कुछ नहीं निकलना, उस टेबल में से निकलना है। उस टेबल को एनालिटिकली देखना है, उस टेबल को क्रिटिकली देखना है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में रिलेट करके भी देखना है और मुख्तलिफ चीज़ों को को रिलेट करके भी देखना है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़नी चाहिए, हो सकता है ना बढ़े क्योंकि सेल्स शायद इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी हो, रेट चेंज हो गया हो, क्वांटिटी,
तो ऐसे में आपको पता लगना चाहिए कि सेल्स जो बढ़ी है वो यूनिट्स की वजह से बढ़ी है या परसेंटेज की वजह से बढ़ी है। मैंने सामने इसलिए ये सवाल शो किया, ये आईकेएप का पास पेपर का सवाल है, बहुत आइडियल सवाल है। कभी भी आपने किसी भी डाटा पे एनालाइज करके एक अच्छे तरीके से सोचने की एबिलिटी डेवलप करनी हो, बहुत प्यारा सवाल है, विंटर 14 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको और इसके सोल्यूशन को जरूर देखना है, आपको एक आइडिया होगा कि ये गेम चल किस तरह से रही है, हम 2 ईयर्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं और उनको कंपेयर करते हुए हम मशकूक क्यों होते हैं, और उसके बाद नीचे कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें मजीद चाहिए होती है या जिसकी बेस पे हम रिस्क की असेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको पेपर में, जब भी पेपर में सवाल हो और उसमें एक टेबल नजर आए, तो हाईली रिकमेंडेड है कि आपने एक वर्किंग ऐसी बनानी है जिसमें उसका तीसरा और चौथा कॉलम बना लेना है, उनके डिफरेंसेस और परसेंटेज, और फिर देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ मशकूक लग रही है, और फिर सवाल में दिए गए डाटा को थोड़ा सा उन परसेंटेजेस या कैलकुलेशन से मैच करके देखना है। कभी कभी क्या होता है, आप विद इन ईयर ही कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स को प्रॉफिट से मैच करके देख लें, तो हो सकता है पिछली दफ़ा टैक्स की परसेंटेज डिफरेंट निकल रही हो, इस दफ़ा डिफरेंट निकल रही हो सकता है इसकी कोई रीज़न हो, वो हो सकता है, तो बात की बात है, मुझे तो रिस्क मिल गया ना। रिस्क क्या है? एक चांस कि शायद फाइनेंशियल में गड़बड़ हो। तो जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मुख्तलिफ तरह के फाइनेंशियल डाटा के अंदर कुछ नॉन बैलेंस चीज़ें नजर आएँ, अजीब सी चीज़ें नजर आएँ, पिछली दफ़ा का जीपी इस दफ़ा का जीपी आपस में फ़र्क हो रहा हो, बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड हो गया है या एरर हो गया, लेकिन देयर आर चांसेस कि शायद फ्रॉड या एरर हो, या हो सकता है मेरी गलत फहमी हो। तो जब भी डाटा दिया हुआ है, कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकें, कोशिश करें कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकें। ख़ासतौर पे आपने रीजंस फॉर वेरिएशन तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करनी है, और हो सके तो सेम ईयर के अंदर भी चीज़ों को कंपेयर करना है। तो कई दफ़ा अचानक से रिलेटेड पार्टीज बहुत बढ़ गई होती हैं, कई दफ़ा एक लोन का बैलेंस बहुत बढ़ गया होता है, जबकि आप दूसरी तरफ जाके देखते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस उस तरह से नहीं बढ़ा होता। इसी तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर का एक और सवाल भी आपको नजर आएगा पास पेपर्स में, जिसमें उन्होंने आपकी टीम का एक एनालिटिकल प्रोसीजर, एक एनालिसिस किया हुआ दिखाया, और आपने उसके ऊपर तबसरा करना है। तो ये ओवरऑल अप्रोच डेवलप होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने पास पेपर्स के ये 1-2 सवाल पहले करने हैं रिस्क असेसमेंट का सवाल करने से पहले। इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होगी, ये और इनके जवाब देख के। फिर आप किसी भी बड़े सवाल में दिया हुआ छोटा सा फाइनेंशियल डाटा भी ना, उसमें से 2 या 3 रिस्क निकालने की पोजीशन में होंगे। ये गेम मिक्स है, आपने अलग अलग तरीके से रिस्क निकालना है, और एनालिटिकल प्रोसीजर आपको बहुत हेल्प करते हैं, या खासतौर पे जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ये आपको अच्छा खासा हेल्प करता है। अगेन, चूँकि कल के सवालों ने हमारे आज के सेशन को ज़रा थोड़ा सा वो कर दिया है, हमें अभी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है कि इसके सवाल को हम सॉल्व कैसे करें। ये जो हमारा रिस्क असेसमेंट का सवाल है, रिस्क असेसमेंट का सवाल टिपिकली 2 पार्ट्स इसमें होते हैं। एक पार्ट कहता है बताओ क्या रिस्क है, दूसरा पार्ट कहता है बताओ रिस्पॉन्स क्या दोगे। 80% ऑफ द एग्जामिनर कमेंट्स का ये कहना है कि रिस्क तक बच्चे पहुंच जाते हैं, रिस्पॉन्सेज उन्हें नहीं पता होते। और उन्हीं 80% ऑफ द क्वेश्चन जिसमें वो कहते हैं बच्चे रिस्क तक पहुंच जाते हैं, उसमें एग्जामिनर रो रहा है कि रिस्क तक पहुंचे तो सही, लेकिन पता नहीं कौन सा रिस्क है वो जहाँ तक ये पहुँचे, और जो सवाल में रिस्क थे वहाँ तक ये नहीं पहुँचे। यानी पहला मसला है कि वो कह रहे हैं क्वांटिटी वाइज लोगों का शौक है रिस्क बताने का, बट रिस्पॉन्सेज बताने में वो वैसे ही माठे हैं। तो स्टेप 1 इज कि रिस्पॉन्सेज वाली साइड फारिग है। स्टेप 2 जो रिस्क बता रहे हैं उसमें भी कई दफ़ा रेलेवेंट नहीं है, और वही बात है पास पेपर के जब रट्टे मारे हुए हैं तो जहाँ उस जैसी चीज़ नजर आई फ़ौरन से रिस्क बता दिया, जबकि वो रिस्क शायद उस सवाल में नहीं है। तो ऐसे में ओपन बुक या हमारी अप्रोच हमें कैसे हेल्प कर सकती है, तो देखते हैं कि कुछ हमें हेल्प किताब से मिल जाएगी, लेकिन हमने ये देखा था कि हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो 100% किताब से आंसर हो रहा है। 700 सीरीज थोड़ी सी आंसर हो रही है, थोड़ी सी आंसर नहीं हो रही है। और रिस्क असेसमेंट में कॉमन प्रिजम्पशन है कि किताब हेल्प नहीं करती, बट किताब आपको शायद 20, 25 या 30% हेल्प कर सकती है। आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है और आपने रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। जब रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो सवाल की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है कि विद और विदाउट एनालिटिकल वर्किंग। कई दफ़ा सिर्फ थ्योरी दे देते हैं आपको और आपने उसके ऊपर बहस करनी होती है। जब खाली थ्योरी दी है तो 315 वाली बातें जहन में होना बड़ा ज़रूरी है, और जब थ्योरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है कुछ, तो फिर आपने फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, रेशोज, परसेंटेजेस, डिफरेंसेस, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर भी वर्किंग करनी होती है। जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आईटी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिस्क हैं, ये 64 पैरा में, अगर सवाल में आपको कोई आईटी सिस्टम या नई आईटी, नई टेक्नोलॉजी, कहीं भी आईटी रिलेटेड बात नज़र आती है, ये पैरा मुख्तलिफ तरह के रिस्क आईटी रिलेटेड बताता है। चांसेस हैं कि एक आध रिस्क आप वहाँ से पिक कर सकें। अगेन
ये नहीं है कि पेपर में आपने ये सारे पैराज जा जाके पढ़ना शुरू कर देने, ये पैराज आपने पहले अच्छी तरह से देखे हुए हो। पेपर में अगर आपको डाउट हो रहा हो किसी सिचुएशन पे तो एहतियातन वहाँ जाके देख लें, तो आपको आईटी रिलेटेड रिस्क मिल सकते हैं A64 पैरा में 315 में। फिर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, आपको अजीब सी ट्रांजैक्शन नजर आई सवाल में, उन्होंने कहा एक अलग से यूं इक्विटी यूं करके ऐसे कन्वर्ट हो रही है, या एक ऐसी चीज़ हो रही है जो उससे पहले नहीं हुई, ये वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो अगेन ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, इसके स्पेसिफिक रिस्क एक और जगह दिए हुए हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करना ना, बहस तो अगले पोर्शन में करनी है। फिर अजर्शंस की ज़रूरत बहुत पड़ सकती है आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए, वो क्यों है उसकी हम आगे शीट पे जाके, तो ये अजर्शन वाला पैरा तो आपने खासतौर पे हाईलाइट करके इसके आसपास का पेज भी मोड़ के रख देना है ताकि पेपर में ये फ़ौरन से ओपन हो सके, क्योंकि जब भी रिस्क होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का होता है या अजर्शन लेवल का होता है। तो दिस इज़ गुड कि आपको अजर्शंस का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अजर्शंस के ऊपर अभी साथ साथ ही डिबेट करते हैं, इसी के साथ इंशाल्लाह। नए पर्सनल, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, जब भी वो वर्ड नया इस्तेमाल करेंगे ना, नया डिपार्टमेंट, नया डिवीजन, नया इस तरह से करके, तो आपको अपेंडिक्स 1 के पैरा 4 में स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिक रिस्क बताए हैं कि नई चीज़ में रिस्क होता है और क्या रिस्क होता है, तो आपको वो वाला पैरा हेल्प कर सकता है और आपको बहुत अजीब सा नहीं लगेगा कि ये नई चीज़ है, अब इसमें रिस्क क्या बताऊँ, ये तो पता है कि नई चीज़ रिस्क है, बट यहाँ आपको कुछ बड़ी अच्छी रीजनिंग मिल जाएंगी नए पर्सनल, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी के अंदर रिस्क की। कुछ ना हो तो एक अपेंडिक्स 2 तो ऐसा है ही है जिसमें एक लिस्ट दी हुई है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स की, वो वाली लिस्ट भी कभी कभी हमें भूला भटका एक आध रिस्क आइडेंटिफाई करवा के दे सकती है। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क इस पैरा में दिए हुए हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अगेन आपने उस वक्त नहीं जाना, आपने पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा से पढ़ लेना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था जो अपेंडिक्स, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आपने पढ़ा हुआ हो ताकि आपका माइंड फ्रॉड रिलेटेड रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकता हो एक रेगुलर सवाल के अंदर। देन अपेंडिक्स 3 में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बताए हैं जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की तरफ जाते हैं। ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये तकरीबन 2-2.5 सफ़े टाइप का एक एनेक्जर, बल्कि बारीक फॉन्ट में तो 1.5 सफ़े में चल जाता है। आप उसे पढ़ेंगे तो वो ओवरऑल वो सिचुएशन बताएंगे जहाँ ऑडिटर मशकूक हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। ये सारी चीज़ों में तो किताब ने हेल्प करनी है, लेकिन दिमाग ने कहाँ हेल्प करना है। व्हाट कैन गो रॉन्ग विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपने अकाउंटेंट की तरह हमेशा सोचना है। ये बात पेपर में इंशाल्लाह आपको याद आएगी, जब भी आपने सवाल देखना है एक अकाउंटेंट बन के सोचना है कि मेरे से क्या गड़बड़ हो सकती है, ये सिचुएशन है, मैं क्या गड़बड़ कर दूंगा। जैसे कल हमने कहा कि लेदर जैकेट्स जो है स्टोर में चली जाएंगी, तो फ़ौरन से अकाउंटेंट बन के सोचा अच्छा स्टोर में चली जाएंगी, सेल्स कट ऑफ इस तरह का मसला आएगा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला आ जाएगा। तो एक अकाउंटेंट की तरह देखना है कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है। इन सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि हर सवाल दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर रिस्क दूसरी जगह पे फिट भी हो। हाँ, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कुछ माइंड बनना शुरू हो जाएगा कि फॉरेन करेंसी जब आती है तो इस तरह का रिस्क अक्सर होता है, जब भी सेल कम होना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट और इस तरह की बातें होती हैं, बट वो विद प्रैक्टिस होगा। अगर आप रट्टा मारेंगे और सवाल को देख के एज इट इज़ छापने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ओपन बुक आपको किसी हद तक हेल्प कर सकती है, हो सकता है 25 से 30, हो सकता है 30 से 35% पेपर में आपको हेल्प कर दे, बट अपना दिमाग सबसे पहले है, वो तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहरहाल मतलब कोशिश की जा सकती है। रिस्पॉन्सेज, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कहते हैं अब रिस्पॉन्स दो, जो रिस्क बताया ना, तो कई दफ़ा आप रिस्क बताते हुए डर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उसका रिस्पॉन्स। अब सवाल ये कि हमें पेपर में रिस्क कितने बताने चाहिए, जवाब ये है कि सवाल के नंबर कितने, ज़्यादातर सवाल के नंबर ज़्यादा ही होते हैं। अब फर्ज करें 20 नंबर का सवाल है, 6 रिस्क बताऊं या 15 रिस्क बताऊं, 20 नंबर का सवाल है। जवाब ये है कि मुझे क्या कितना आता है। आप 10 वो रिस्क बताएं जिनमें से 5 तुक्के मार रहे हो, बजाय उसके देखें जब सवाल ने क्या रिस्क बताओ और उसका रिस्पॉन्स दो। अब सोचें 20 नंबर का सवाल है, आप 10 रिस्क बता रहे हैं और 10 रिस्पॉन्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 नंबर रिस्क और 1 नंबर रिस्पॉन्स का। और रिस्पॉन्स में जब आपने 4-5 लाइनें लिखनी है तो आपको लगता है कि 4-5 लाइनें लिखनी चाहिए 1 नंबर लेने के लिए। जब आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सेज ना समझ आ रहे हो और रिस्क बहुत ज़्यादा आपको आके टकरा रहे हो, तो फिर आज इस अप्रोच की तरफ जाएं कि ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिस्पॉन्स, थोड़ा थोड़ा सा रिस्क की डिस्क्रिप्शन, थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्स।
बट अगर 4-5 बड़ी ऑब्वियस चीज़ें आपको पता लग गई हैं और आप उसके अंदर अच्छे रिस्पॉन्सेज डेवलप कर सकते हैं, तो दिस इज़ गुड कि आप 6 हेडिंग्स दें, ये इशू, इसमें ये रिस्क है और ये मेरे रिस्पॉन्सेज हैं, आपकी 6-7 लाइनें उस रिस्पॉन्स पे लग जाएंगी। तो शायद आप, वही बात है कि अगर आपने 6 रिस्क और रिस्पॉन्सेज बताए तो 6 रिस्क बताने के कम से कम 6 नंबर फॉर एग्जांपल, और रिस्पॉन्सेज के लिए हमारे पास कितने, 14 नंबर, 6 एरिया 14 नंबर, तो पर एरिया आप 2.25 नंबर, मैक्सिमम वो 3 नंबर दे देंगे एक एरिया के रिस्पॉन्स के लिए। तो हरगिज ज़्यादा नंबर का ये मतलब नहीं है कि आपके रिस्क बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास कम रिस्क है मगर आप क्वालिटी का लिख सकते हैं तो फिर उस अप्रोच की तरफ जाएं कि फिर आप टेबल शेबल मत बनाएं। फिर आप एक हेडिंग दें, ये वाला रिस्क, नीचे बताएं ये क्यों रिस्क है, और फिर उसके रिस्पॉन्स बताएं, फिर दूसरा वाला रिस्क ये और उसके रिस्पॉन्स। और अगर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं बनाने आते या पेपर में आप सोच रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स में आया तो मैं तो फ्लॉप हो जाऊँगा, तो फिर आप बड़ी अप्रोच की तरफ जाएं कि एक टेबल बनाया, लेफ्ट और राइट 2 कॉलम बनाए, और एक तरफ लाइन से जनाब आपने हर 5-6 लाइनें छोड़ छोड़ के रिस्क लिखने शुरू कर दिए, 11-12 रिस्क बता दिए और आगे उनके थोड़े थोड़े से रिस्पॉन्सेज बता दिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि चूंकि इतने सारे रिस्क इसने बताए हैं तो ये पर रिस्पॉन्स पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता था। उन्हें क्या पता, हमें आता ही उतना सा था। तो अगेन, अगर आपके पास अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं और कुछ क्वालिटी रिस्क मिल गए हैं, कम मगर अच्छे की तरफ जाएं। फ़र्ज़ करें आपने 6 रिस्क, उनके रिस्पॉन्सेज बताए और आपको लग रहा है कि सर फंसवा ना दें, मतलब सर ने आइडिया तो दिया, आइडिया मज़े का तो लग रहा है, सवाल हैंडल भी हो गया, लेकिन पता नहीं आई कैप 10 तो नहीं सोच रहा था। आप नीचे कह दें सम अदर ऑब्वियस रिस्क कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज, और आप 6-5 के नाम लिख दें, 6-5 की 1.5 2 लाइनें लिख दें कि यानी आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई नंबर जितने थे मैंने उसके हिसाब से इंसाफ कर दिया, मुझे पता ज़्यादा भी था। तो थोड़ा सेफ खेलें, बजाय इसके कि आप इन सबको लिखते और इन 5-6 के रिस्पॉन्सेज भी आपको ना पता होते और रिस्पॉन्स का बिला वजह वो खाली खाना जो है वो मुंह चढ़ा रहा होता है एग्जामिनर का, वो क्रॉस करके आपका नंबर माइनस कर देता। तो अगर कम मगर अच्छा आता है तो कम की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है, और उस कम को बाद में आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं एंड पे कुछ एक्स्ट्रा लेस दे के। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, यानी आप एग्जामिनर को फील दे रहे हैं कि भाई ये मैंने 5-6 सफ़े के अंदर तुम्हें रिस्क और रिस्पॉन्सेज अच्छी तरह से दे दिए हैं, कुछ और रिस्क भी थे इसमें मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना तुम्हारे सवाल के इतने नंबर हैं। अगेन मतलब आप हिंट दे रहे हैं कि आई न्यू बट मैं बहुत अच्छा खेल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मतलब ये मत कहना कि अक्सर बच्चों को रिस्क समझ ही नहीं आया, मुझे रिस्क समझ आ गया लेकिन मैंने इतने नंबर ले लिए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आपको रिस्पॉन्स बनाना कितना अच्छा आता है। सवाल ये है कि रिस्पॉन्स कैसे बनाएं। रिस्क तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आगे टकरा जाता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये डिपेंड करता है कि रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का या असर्शन लेवल का है। अगर आपको कोई ऐसा रिस्क नजर आया, फॉर एग्जांपल नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये तो पूरे फाइनेंशियल्स को गड़बड़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में बहुत सारे हैवी लेवल के फ्रॉड्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न लेवल की इश्यूज हैं, ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क हैं। जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क हैं तो अपेंडिक्स वो A1 ISA 330 का आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सेज देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क के। 5-6 स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बताई हैं कि जब भी ऑडिटर को एक ऐसा रिस्क नजर आए जो पूरे फाइनेंशियल्स को हिट कर रहा है तो दीज आर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जजमेंट नहीं है, उन्होंने आपको रिस्पॉन्सेज बना के दे दिए हैं। तो 330 ISA A1 ये पैरा आपको पेपर में किसी एक आध रिस्क के तो रिस्पॉन्सेज आपको 4-5 लाइनें मिल जाएंगी। एक आध ऐसा रिस्क जरूर होता है जो पूरे फाइनेंशियल्स को हिट करता लग रहा होता है, तो A1 पैरा आपको पेपर में काफ़ी हेल्प कर सकता है 330। लेकिन हर सवाल में ये नहीं लिखना शुरू कर देना, मतलब ये एक आध हर रिस्क में नहीं लिखना, एक आध ऐसा रिस्क जो थोड़ा बड़े लेवल का है जो पूरे फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करता लग रहा है उसमें तो आपने ये रिस्पॉन्स दे दिया। अब बाकी रिस्क क्या हैं आप याद करें, हमने कहा था रिस्क 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। अब मैं क्यों नहीं कहूँगा कि नॉलेज बेस्ड काम करती है, मसला ये है कि हम सवाल को सॉल्व करने के पीछे पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं पीछे फ्रेमवर्क क्या चल रहा है। फ्रेमवर्क इस के जब भी गिवन डाटा है उसमें या तो पूरे फाइनेंशियल में मसला हो सकता है या किसी एक एरिया की असर्शन में मसला हो सकता है। तो जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मसला है तो मैं उसका वो वाला जवाब दूंगा जो कि उसने बताया है 330 में उस पैरा में। और जब मुझे असर्शन लेवल का मसला होगा तो उस असर्शन को कैसे वेरीफाई किया जाता है मैं उसके प्रोसीजर्स बताऊंगा। असर्शंस कैसे वेरीफाई होती हैं, यहाँ पे सवाल ये कि एरियाज कितने होते हैं। 2 तरह के एरियाज होते हैं, कुछ को हम अकाउंट बैलेंस कहते हैं, कुछ को क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंट बैलेंस वो एरियाज होते हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस हमें चाहिए होता है, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस वाले एक्सपेंस और इनकम। तो जब भी आपको किसी एरिया पे शक हुआ है, उसकी अजर्शन का नाम लिख के जरा मोदबर इंसानों की डेफिनेशन में आ जाए। उन्होंने कहा लेदर जैकेट वाली बात करते हैं, लेदर जैकेट उठा के स्टोर में रख देते हैं और अगली दफ़ा कभी कभी फैशन आउट हुआ होता है या नहीं भी बताया, उन्होंने कहा लेदर जैकेट्स हम स्टोर में रख देते हैं। आपको फ़ौरन से टेंशन हो गई कि ये तो एनआरवी का मसला आ गया। बड़ी खुशी होगी एग्जामिनर को जब आप कहेंगे कि हाँ हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है। किसी जगह अगर आप कह दें मुझे फलाना चीज़ की कंप्लीटनेस का मसला है, मुझे डेटर्स की एग्जिस्टेंस का मसला है, मुझे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मसला है, मुझे इस एसेट की क्लासिफिकेशन का मसला है, आपको जो भी मसला होगा ना ऑब्वियसली वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में जाएगा। चूंकि रिस्क क्या होता है, रिस्क ये होता है कि फाइनेंशियल गलत हो जाए। गलती कहाँ हो सकती है? गलती हो सकती है कि एक चीज़ मौजूद नहीं थी और रिकॉर्ड हुई हुई है, या एक चीज़ की वैल्यू गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, या एक चीज़ कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, या एक चीज़ आपका राइट बनता ही नहीं था एक एसेट और आपने रिकॉर्ड कर लिया, या आपकी ऑब्लिगेशन थी ही नहीं लायबिलिटी और आपने रिकॉर्ड कर ली, या उसकी क्लासिफिकेशन गलत हो सकती है अकाउंट्स में, या उसका डिस्क्लोजर उसकी प्रेजेंटेशन गलत हो सकती है। इसके अलावा कोई मसला हो ही नहीं सकता। आप इस वक्त भी जाके जितने भी रिस्क उठा के देख लें, वो सारे रिस्क इनमें से किसी एक अजर्शन को हिट करते हैं। तो थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह मुझे मगफरत अता करे, अल्लाह कड़वट जन्नत नसीब करे, क्योंकि जो है ना पता नहीं आप लोगों को बात समझ आ रही है या नहीं। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि पीछे एक फ्रेमवर्क चल रहा है, लेकिन हम उस फ्रेमवर्क को उजाड़ चुके हुए हैं इस चक्कर में कि 25, 30, 22, 23 नंबर का सवाल है, क्या करें, सीनियर ने कह दिया पास पेपर रट्टे मार लो चल जाएगा काम। तो रट्टे मार के हम समझते हैं कि वो अजीब सा सवाल है, बहुत अच्छे नंबर देने वाला सवाल है, मगर इतना अच्छा सवाल नहीं है कि मेरा पेपर का पहला सवाल हो, ये उजाड़ भी देगा। क्योंकि इसमें जब सोचने बैठते हैं तो फिर बंदा बहुत ही डूबता चला जाता है। इस फ्रेमवर्क को जहन में रखना है। जब भी एसेट्स, लायबिलिटी या इक्विटी की बात हो रही हो और आपको इस तरह के किसी एरिया में मसला हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह का मसला है, और सामने दिए गए उसके रिस्पॉन्सेज हैं। कमाल ही नहीं हो जाएगा? 20 साल के पास पेपर रटने से बेहतर है 2 शीटें रटा मार लें, इनमें से कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। इससे ज़्यादा तो आपने 4 लाइनें लिख दी हैं और आपने 7-8 रिस्क बताए में 20 नंबर का सवाल है, वो इससे ज़्यादा वो भी नहीं चाहते कि आप जो है दरिया बहा दें इन्फॉर्मेशन के, अगर रेलेवेंट है तो। भाई आप कहते हैं कि मुझे डाउट है कि ये गाड़ियाँ जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका सबसे खूबसूरत मेथड है फिजिकल वेरिफिकेशन, या वो गाड़ियाँ जहाँ पड़ी हैं थर्ड पार्टीज को कंफर्म कर लें। अब आप धक्के से आएंगे कि नहीं मैं एक जो है वो इस पे वैल्यूअर को अपॉइंट करूँगा, मैं इसके ऊपर अकाउंट्स में उसकी इनवॉइसेस को ढूंढने की, भाई चाहिए ही नहीं। एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है ना, तो रसीद ने क्या करना है, उसकी वैल्यू ने क्या करना है, उसके वैल्यूअर ने क्या करना है, उसके डिस्क्लोजर ने क्या करना है। अगर गाड़ी गायब हुई हुई है तो जो गाड़ी गायब हुई हुई है तो गाड़ी को ढूंढना है या गाड़ी का पता करना है किसी से। तो स्पेसिफिकली चाहे आप एग्जैक्टली ये लाइंस ना लिखें, लेकिन इन लाइंस से आपको हिंट मिल जाने चाहिए, कम से कम आपको अपने 2 या 3 सेंटेंसेस मिल जाने चाहिए। आप उसके बाद ज़रूर लंबी चौड़ी वर्किंग करें, वही बात हमेशा की तरह माय बेस्ट फ्रेंड, मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा, क्लाइंट से डाटा लूंगा, डाटा को गौर से देखूंगा, फिर दोबारा गौर से देखूंगा। प्रॉब्लम कहाँ है? रिस्क असेसमेंट के सवाल में रिस्क इज नॉट द इशू। रिस्क 2-3 लाइन की चीज़ है, रिस्पॉन्स बड़ी चीज़ है, और मार कहाँ खा रहे हैं? रिस्पॉन्स में। रिस्क तो पास पेपर के रट्टे मार के समझ आना शुरू हो गए, हालांकि उसके पीछे भी कुछ फ्रेमवर्क था, चलें ठीक है वो मुश्किल फ्रेमवर्क था, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर थोड़ा सा आप खास तौर पे देखिएगा, आपने प्रैक्टिस करते हुए देखना है कि जब आपको पास पेपर्स में सोल्यूशन में रिस्पॉन्सेज नजर आए, एक बात है पास पेपर के सोल्यूशन को देख के कभी भी घबराया ना करें। आईकेप का किसी भी पेपर का जो सजेस्टेड सोल्यूशन आप उसे उठाएं, उसको सामने रखें और अपने पास लिखने की कोशिश करें। 3.5-4 घंटे तक तो आप सिर्फ उसे छाप सकते हैं। तो पेपर में बैठ के इतना ज़्यादा सोचना और इतना ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होता। उनके पास फ्री टाइम होता है, एट दैट टाइम जब उन्होंने सोल्यूशंस को वेबसाइट पे रखना है तो वो उनके ऑफिशियल सोल्यूशन ऑब्वियसली नहीं है, वो सोल्यूशन हैं जो उन्होंने आपको सजेस्ट करना है कि इस टाइप की चीज़ें होनी थी। तो उन्होंने किसी कमेटी को टास्क दिया, उस कमेटी के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैठ के उसके ऊपर सोचा और कुछ अच्छे प्रोसीजर ड्राफ्ट करके और आपको 8, 10, 11 बातें और उनके ऊपर इतनी डिटेल रिस्पॉन्सेज दे दिए जस्ट फॉर गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग। आप नोट करेंगे कई दफ़ा सवाल कहता है कि 4 चीज़ें बताओ और सजेस्टेड सोल्यूशन में 11 होती हैं। उसका ये मतलब नहीं कि आपसे वो 11 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। यार इन ग्राउंड्स पे सोचते तो उन सॉल्यूशंस की गहराइयों को देख के मत परेशान होंगे, नहीं मैं इतना नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा। उससे आपको हिंट मिलना चाहिए।
तो ऐसे में जब आप उन सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे तो उन सॉल्यूशन को देखने के साथ साथ ना आपने ये देखना है कि रिस्पॉन्सेज टिपिकली किस तरह से चल रहे हैं। रिस्पॉन्सेज में नॉर्मली कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, नॉर्मली किसी एविडेंस के पीछे जा रहे होते हैं, नॉर्मली मैनेजमेंट से पूछते हैं, ये आप वही 7 प्रोसीजर लगा रहे होते हैं, किसी से इंक्वायरी कर रहे होते हैं, किसी को खत भेज रहे होते हैं, किसी लॉयर से पूछ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की मिक्सिंग से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। फिर भी पेपर में अगर आपको लगे कि मैं मुश्किल में आ रहा हूँ, एहतियातन एक दफ़ा कैफ 9 ऑडिट का पेपर, इससे पीछे आप लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ के आए थे। रिस्क का रिस्पॉन्स क्या है? प्रोसीजर्स या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल टाइप का सवाल वो बड़ा कम ही डेवलप करता है, वो नॉर्मली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मांग रहा होता है। तो एहतियातन एक दफ़ा कैफ की किताब उठा के उसमें मुख्तलिफ एरियाज के जो कुछ टिपिकल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, याद मत करें, पढ़ लें, थोड़ा सा याद आ जाए कि इस तरह की चीज़ को यूँ वेरीफाई किया करते थे, पेपर में हेल्प मिलेगी। नहीं तो इस टेबल को याद कर लें। और इसमें भी ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट वैलिड हो, लेकिन रिस्पॉन्स जनरेट करना ज़रूरी है कि आपने बताना है, और रिस्पॉन्स वो होगा जिस तरह का आपको रिस्क है। तो अगेन एग्जिस्टेंस ज़्यादातर फिजिकल वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन नॉर्मली अमाउंट्स को इनवॉइसेस से मैच करके रीकैलकुलेट। अब आप याद करें तो आपको सवालों के स्टेटमेंट्स जहन में आ रही हैं कि हम उनसे इनवॉइसेस लेंगे, इनवॉइसेस को कैलकुलेट करके देख लेंगे, अमाउंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ईयर एंड के बाद की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे, यही तो बातें होती हैं। तो अगेन अगर रट्टा मारना है तो फिर इन 2 शीट्स को या इन 3 शीट्स को रट्टा मारें, ना कि उन 20 सालों के पास पेपर्स को रट्टा मारें, क्योंकि पेपर में हो सकता है फिर कुछ यूनिक आए। बट ये जहन में रखना है कि रिस्क के नंबर या बराबर हैं या कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रिस्क है 1.5-2 लाइन का, रिस्पॉन्स है 4 से 5 लाइन का। तो इसलिए आप बहुत सारे रिस्क बता के बहुत खुश खुश पेपर में आते हैं, आपने तो आधा किया, और वो आधा भी शायद पता नहीं उनकी पसंद के मुताबिक किया या नहीं किया। नंबर की तरफ जाएं, ना कि क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। तो कम रिस्क पता है मगर अच्छे रिस्पॉन्सेस पता है, ओके गो फॉर दैट। और एंड पे बता दें मुझे और रिस्क भी पता था, लेकिन इतने नंबर मैं अब तक हलाल कर चुका हूँ और मुझे और नंबर नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे नहीं पता था, पता मुझे था, टाइम नहीं था, वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि जो पेपर देने आए हैं उन लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट का इशू आना है, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, ओपन बुक है, ओपन बुक की वजह से अच्छा खासा टाइम वेस्ट भी होना है लोगों का। तो परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी। सवाल तो आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे, वो हमने आज सवाल जवाब का टाइम तो रखा हुआ है, उसमें इंशाल्लाह तसल्ली से। अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर ये वाली शीट को ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ना किसी भी एरिया में हमें पीछे सेंस समझनी होगी। किसी भी एरिया का ऑडिट जब हम करते हैं तो हमें डाउट क्या होता है? डाउट क्या होता है? 5 चीज़ों का डाउट होता है। एक चीज़, पता नहीं ये चीज़ मौजूद भी है या नहीं। दूसरा, ये चीज़ ठीक भी है या नहीं, अमाउंट भी ठीक है या नहीं। तीसरा, क्या ये सारी की सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। चौथा, क्या इस चीज़ का हमसे कोई ताल्लुक भी है। और पांचवा, क्या इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसका डिस्क्लोजर वगैरह सही से हो गया। उन्हीं 5 के पीछे ये सारी अजर्शंस हैं। अब चाहे ये अकाउंट बैलेंस हो, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मेरे सवाल वही होंगे, क्या ये चीज़ें मौजूद थी, अकरेंस, क्या चीज़ें ठीक थी, एक्यूरेसी, क्या ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड हो गई, कंप्लीटनेस, क्या इनका हमसे कोई ताल्लुक भी था, कट ऑफ, क्या ये सही से दिख रही हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। तो अगेन मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह की अजर्शंस, आपका जब भी रिस्क होगा वो ऑब्वियसली या इस सफ़े या पिछले सफ़े की किसी अजर्शन का ही होगा, क्योंकि ये बात 315 ने आपको समझा दी है कि रिस्क होता ही 2 है, या अजर्शन लेवल का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का। तो अब ये नहीं कहना कि रिस्क होता है 500 तरह का, फॉरेन करेंसी का, फलाना का, नहीं भाई, वो इशू है, वो इशू वैल्यूएशन अजर्शन को हिट कर रहा है, एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन को हिट कर रहा है। मतलब आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट मुसलसल चेंज हो रहा है, आपने इंपोर्ट की, अब आपको टेंशन क्या है, इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी का मसला है। आपके एसेट्स पड़े हुए हैं दूसरे मुल्कों में जो बाहर की करेंसी में आपने परचेज की और आपने पाकिस्तान में उसको ट्रांसलेट करके दिखाना है, आपको वैल्यूएशन का मसला है, चूंकि ट्रांसलेशन के जो वो रेट हैं वो चेंज हुए हुए हैं। तो टेक्निकली आपको अजर्शंस का मसला होता है, जिन अजर्शंस के ऊपर हमने रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। अगेन मतलब हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि पीछे वाले एरियाज़ को कंप्रेस करके इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा बात करें। तो इस फ्रेमवर्क को एक दफ़ा समझ के फिर जब आप पास पेपर्स को देखेंगे तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा बेहतर बनेगी। काश टाइम ज़्यादा होता तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स की थोड़ी प्रैक्टिस करते, वो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उसके ऊपर, वो सवाल मैंने इसलिए रखा था कि हम उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन करते, लेकिन वक्त बड़ा नाजुक है और हालात बड़े पतले हैं, क्योंकि इससे आगे हमने उस एरिया पर भी काम करना है जैसे सारे भागे हुए हैं, एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस, वो अदर स्टैंडर्ड जो पता नहीं कौन सी, वो तीसरी किताब, वो मोटी वाली किताब, दरमियानी किताब। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका मैप भी आपको क्लियर हो और वो एरिया जहाँ से अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं वो खाम